131 मैं शर्त लगाऊंगा, कैप्टन यारिक ने दांत पीसे और झिझकने लगे। हुआन फेंग ने उसे पहले ही साफ साफ बता दिया था कि उसे इस मामले में सिर्फ संदेह है और उसे इस पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए अंतिम निर्णय उसे खुद ही लेना होगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? हुआन फेंग ने पूछा। मैं अब अपने रास्ते पर हूँ। अगर तुम आने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर तुम देर से आए तो मुझे डर है कि तुम यह आखिरी मौका खो दोगे। इतना कहने के बाद हुआन फेंग ने फोन रख दिया। कोई बात नहीं, उसने पहले भी कैप्टन यान को नुकसान पहुंचाया था और अब उसने कैप्टन यान को एक मौका दिया था। वह इसे भुना सकता है या नहीं, यह उस पर निर्भर करेगा। कैप्टन, क्या हुआ? दूसरी तरफ कैप्टन यान अपना फोन पकड़े हुए थे जिस पर एक अंधी आवाज आ रही थी। वे एक पल के लिए सोच में डूब गए। जब उनके बगल में खड़े लोगों ने उन्हें ऐसी स्थिति में देखा तो उन्होंने पूछा। इस समय कैप्टन यान के बगल में उनके पूर्व अधीनस्थ लोग थे, जिनमें भाई वांग भी शामिल थे, जिन्होंने अभी अभी प्रश्न पूछा था। इस बार वांग दाफू अपने दिल में बहुत दुखी था। ऐसा नहीं था कि वह हुआन फेंग के खिलाफ कोई कदम उठा सकता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा कैप्टन यान और बाकी लोगों पर निकाला। उसने न केवल कैप्टन यान से बदला लिया बल्कि अपने मातहतों से भी बदला लिया। वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं देना चाहता था। वह उन पर बड़े पैमाने पर हमला करने वाला था। जब कैप्टन यान को हुआन फेंग का फोन आया तो वह अपने पूर्व अधीनस्थों के साथ बातचीत कर रहे थे। सभी के दिलों में कड़वाहट थी क्योंकि वे अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक साथ शराब पी रहे थे। पिछले कुछ दिनों में वे एक साथ शराब पीने के लिए भी बाहर आए थे। वे अपने दिलों में अवसाद को दूर करने के लिए बातें कर रहे थे। इसलिए जब कैप्टन यान को हुआन फेंग का फोन आया तो अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया। वह हुआन फिर से क्यों फोन कर रहा है? क्या उसे लगता है कि उसने हमें पर्याप्त परेशानी नहीं दी है? एक अन्य व्यक्ति ने बियर का घूंट लिया और गुस्से से कहा। कैप्टन यान ने अपने पुराने अधीनस्थों की ओर देखा और फिर दूसरों से कहा। उन्होंने कहा था कि वह हमें एक मौका देंगे। अफसर, सभी हैरान थे। कैप्टन यान ने सिर हिलाया और वही दोहराया जो हुआन फेंग ने अभी कहा था। हुआन फेंग की बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने जो सुना उससे वे चौंक गए, लेकिन साथ ही वे झिझक भी रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने और क्या उन्हें हुआन फेंग पर भरोसा करना चाहिए। मुझे बताओ, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? कैप्टन यांग ने कहा। हर कोई शब्दहीन था। कैप्टन, क्या वह वाकई उस वान दाफू पर हमला करने की हिम्मत करता है? किसी को पता होना चाहिए कि वह वान दाफू की पृष्ठभूमि के बारे में पहले से ही थोड़ा जानता था। वह पृष्ठभूमि बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। भले ही उस वान दाफू ने वाकई कुछ अवैध किया हो, क्या उसे यकीन था कि वह उसे ठीक कर सकता है? वह पहले जैसा नहीं होना चाहता था, बस एक औपचारिकता थी। वान दाफू ठीक है। अंत में उसे रिहा कर दिया गया। किसी ने एक पल सोचा और कहा, ये सही है। इससे पहले उसने वान दाफू को पकड़ने की कसम खाई थी, लेकिन अंत में उसने फिर भी आज्ञाकारी रूप से उसे जाने दिया। उनके बगल में खड़े लोगों ने कोई चक्कर नहीं लगाया। ये सही है। अगर हम चले भी गए तो भी हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा अब हमारे पास कोई कर्तव्य नहीं है। हमें किस तरह की स्थिति में जाना होगा? दरअसल अब उनके पास कानून लागू करने का अधिकार नहीं रह गया था। अगर वे चले भी गए तो ये बेकार होगा। उन्हें किसी को भी ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। धमाका! भाई वांग ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप जोर से मेज पर रख दिया, जिससे बहुत सारी शराब छलक गई। सबने उसकी तरफ देखा। भाई वांग ने गुस्से से कहा, मुझे मत बताओ कि तुम इसे ऐसे ही जाने देना चाहते हो। उस वांग आदमी ने हम सबको एक ही बार में परेशान कर दिया है, इसलिए हमें बस अपना गुस्सा निगलना होगा और अब विरोध करने की हिम्मत नहीं करनी होगी। लेकिन हम उस वान दाफू को कैसे हरा सकते हैं? किसी ने पूछा। मुझे लगता है कि हम अभी भी उस वान फेंग पर भरोसा कर सकते हैं। भाई वांग ने कहा, हालांकि हम सभी को उसके कारण फंसाया गया था, लेकिन जाहिर है उसने हमसे झूठ नहीं बोला। वह वास्तव में वान दाफू को जाने नहीं देना चाहता था। इसके अलावा चूंकि उसने फिर से वान दाफू पर हमला करने की हिम्मत की, जाहिर है उसके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास था। हम सभी जानते हैं कि वान दाफू की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। हुआन फेंग को कैसे नहीं पता हो सकता है? चूंकि वह इसके बारे में जानता था, इसलिए अगर वह अभी भी हमला करने की हिम्मत करता है तो उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। ये हमारा मौका है। सबकी आंखें चमक उठी। दरअसल वे जानते थे कि वान दाफू की पृष्ठभूमि असाधारण थी। हुआन फेंग को भी ये पता होगा, या शायद उनसे भी ज्यादा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हुआन फेंग ने वान दाफू पर हमला करने की हिम्मत की। इससे पता चलता है कि वह आश्वस्त था। इसके अलावा अब वे सभी साधारण लोग थे। हुआन फेंग को अब उनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं भाई वांग से सहमत हूँ। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हम पहले से ही ऐसे हैं। हम और क्या खो सकते हैं? अगर हम शर्त जीत जाते हैं तो हम बाजी पलट सकते हैं। टेबल पलटे। जब भी ने ये शब्द सुना तो वे और भी उत्साहित हो गए। उनमें से कोई भी अपनी मूल स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था। खासकर अब जब वे इस पद्धति का उपयोग कर रहे थे तो वे ऐसा करने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थे। अगर उन्हें अपनी पिछली स्थिति में लौटने का मौका मिलता तो वे निश्चित रूप से बहुत इच्छुक होते। मुझे भी लगता है कि हमें एक जुआ खेलना चाहिए। कैप्टन यांग, जो अब तक चुप थे, ने भी इस बार अपना रुख व्यक्त किया। जैसा कि हुआन फेंग ने पहले कहा था, अब उसे हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा आखिरी मौका है। हम आम लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप असली जगह पर हैं। उन्हें बुलाओ। उन्हें बताओ कि हमें अपने मुखबिरों से खुफिया जानकारी मिली है। एक बड़ा मामला है और हमें इसे गुप्त भी रखना है। वान दाफू के बहुत सारे कनेक्शन हैं। हो सकता है कि उसके लोग वहाँ हों। कैप्टन यांग ने कहा, यदि हम इस मिशन में असफल हो गए तो क्या जिन लोगों को हमने बुलाया था वे इसमें शामिल नहीं होंगे? उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन उस समय उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। उन्हें हमारे द्वारा धोखा दिया गया। हालांकि हमें अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है, फिर भी उनका पद अभी भी वही है, इसलिए उन्हें हमारे आदेशों को मानना उचित है। इसलिए उन्हें बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि मिशन विफल हो जाता है तो हम अपना स्तर बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कैप्टन यांग ने कहा, वास्तव में हालांकि अब उनके पास कोई कर्तव्य नहीं था, फिर भी वे रैंक में थे। अगर वान दाफू के लोग उनसे उलझना भी चाहें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा किंगशुई शहर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन सभी को मारना असंभव था। हालांकि अगर वे इस मिशन में विफल हो जाते हैं तो उन्हें इसे संभालने का अधिकार दिया जाएगा। उस समय वे अपनी रैंक को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकते थे।
यहीं पर उन्हें जोखिम उठाने की जरूरत थी। सभी लोग फिर झिझके। मैं शर्त लगा सकता हूँ, भाई वांग ने उग्रता से कहा। मैं ऐसे ही भगाए जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ। भाई वांग को भाई वांग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह उम्र में बड़ा था। उसने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी। अंत में उसे एक झटके में भगा दिया गया। उसे अपने दिल में सबसे ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। इसलिए भले ही वह जानता था कि हुआन फैंग पूरी तरह से आश्वस्त था, भाई वांग पहला व्यक्ति था जिसने हुआन फैंग पर विश्वास करने की इच्छा व्यक्त की। भले ही थोड़ी सी भी संभावना थी, वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वह पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि वह शर्त लगाना चाहता है। अरे मैं भी शर्त लगाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वांग दाफू खुश है। वह हमें क्यों नीचे ले जाएगा? एक और ने तुरंत कहा। हाँ मैं भी चलूंगा। 62 अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। इसके बाद सभी ने कहा कि वे हुआन फैंग द्वारा बताए गए बंदरगाह पर जाना चाहते हैं और इस पर दांव लगाना चाहते हैं। ठीक है, चून की सभी की राय एक जैसी है, तो चलिए अब चलते हैं। कैप्टन यान तुरंत खड़े हो गए और बहुत उत्साहित होकर बोले, मानो वे अपने पुराने गौरव पर लौट आए हों। जब सभी ने कैप्टन यान की बात सुनी तो वे भी उठकर चले गए। दूसरी तरफ हुआन फैंग ने कैप्टन यान का फोन काट दिया। उसके बाद उसने इस मामले के बारे में और नहीं सोचा। भले ही कैप्टन यांग और अन्य लोग इस मामले में भाग न लें, फिर भी वह इसे हल कर सकता है, लेकिन इससे केवल कुछ परेशानी ही होगी। बहुत जल्दी हुआन फैंग बंदरगाह पर पहुंच गया। हालांकि रात हो चुकी थी, बंदरगाह अभी भी बहुत व्यस्त था और वांग दाफू और अन्य लोग भी उसमें शामिल थे। हुआन फैंग ने जल्द ही वांग दाफू और अन्य लोगों को ढूंढ लिया। वे कंटेनर के पास खड़े थे और एक के बाद एक कंटेनरों को जहाज पर जाते हुए देख रहे थे। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और वे अच्छे मूड में लग रहे थे। हुआन फैंग ने फिलहाल उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे उस जहाज की ओर उड़ गया जिसमें वांग दाफू और अन्य लोग थे। आप सभी सावधान रहें। डालो डालो डालो। बड़े जहाज पर बहुत चहल पहल थी। जहाज पर मौजूद कर्मचारी सभी तरह के सामान की छटाई कर रहे थे। हुआन फैंग को वांग दाफू और अन्य लोगों के कंटेनर मिल गए। फिर उसने एक सुनसान जगह ढूंढी और चुपचाप उतर गया। फिर उसने कंटेनर पर मुक्का मारा। बेशक हुआन फैंग के मुक्के में बहुत ज्यादा बल लगा और बहुत ज्यादा आवाज नहीं हुई। ये कंटेनर को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। अचानक एक पत्थर जैसी चीज कंटेनर से छेद के माध्यम से नीचे गिरी। पत्थर। हुआन फैंग ने भौहें सिकोड़कर इन चीजों को देखा। वह और कुछ नहीं समझ सका। क्या ये हो सकता है कि उसने कोई गलती की हो? इस डिब्बे में कुछ खास नहीं था, बस कुछ पत्थर हैं। लेकिन वांग दाफू और अन्य लोगों ने कुछ पत्थर क्यों भेजे? इसके अलावा उन्होंने कुछ पत्थर इतनी सावधानी से भेजे, ये कुछ हद तक अतार्किक था। इसके तुरंत बाद हुआन फैंग ने एक पत्थर उठाया। उसने पाया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह कोई अयस्क होना चाहिए। फिर हुआन फैंग ने अनुमान लगाने से पहले अयस्क की जाँच करने के लिए ऑनलाइन गया। यह अयस्क संभवतः दुर्लभ मृदा अयस्क थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। हुआन फैंग को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग इतने सावधान क्यों थे। इन चीजों को निजी तौर पर खनन करने की मनाही थी और उन्हें निजी तौर पर बेचना तो और भी ज्यादा मना था। उसके बाद हुआन फैंग ने 2 और कंटेनर उठाए और पाया कि वे सभी इन अयस्कों से भरे हुए थे। हालांकि इन अयस्कों के ऊपर कुछ खिलौने थे, कपड़े और दूसरी चीजें। ये चीजें सतह पर वांग दाफू का व्यापार व्यवसाय होना चाहिए। हालांकि वास्तव में इन व्यवसायों का उपयोग केवल लोगों को धोखा देने के लिए किया जाता था। इस स्थिति के बारे में पता चलने के बाद हुआन फैंग को वांग दाफू और अन्य लोगों के व्यवहार के बारे में बेहतर समझ थी। इसके अलावा उनके चेहरे को देखकर लगता था कि यह पहली बार नहीं था जब वे इस तरह का काम कर रहे थे। वे पहले से ही इसके आदी थे। 1932 दुर्घटना और अवसर। हालांकि वांग दाफू और अन्य लोगों को इस स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि उन्हें हुआन फैंग ने निशाना बनाया था। जल्दी करो, तेजी से चलो, वांग दाफू ने जहाज पर मौजूद लोगों पर चिल्लाते हुए कहा। ये पहली बार नहीं था जब उन लोगों ने वांग दाफू और अन्य लोगों के साथ सहयोग किया था। वे उनकी पहचान जानते थे, इसलिए उन्होंने वांग दाफू की डांट पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। इस समय हुआन फैंग आगे बढ़ने के लिए तैयार था क्योंकि कप्तान यांग और अन्य अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। इसलिए हुआन फैंग केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। वास्तव में हुआन फैंग के लिए इन लोगों को नीचे गिराना एक आसान काम था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाद में उनसे कैसे निपटा जाए। वह यहाँ था, उसके पास कोई अन्य अधीनस्थ नहीं था। उसने कप्तान यांग और अन्य लोगों को आने के लिए कहा था। वह उनकी भरपाई करना चाहता था और यह भी चाहता था कि वे गंदगी को साफ करें। आखिरकार वे सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। हालांकि चूंकि कैप्टन यांग और अन्य लोग नहीं आए थे, इसलिए हुआन फैंग इस मामले को अनदेखा नहीं कर सकता था। चाहे वह सार्वजनिक या निजी कारणों से हो, हुआन फैंग बस बैठकर नहीं देख सकता था। जैसे ही हुआन फैंग आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसके कान के पास सायरन की आवाज आई। उसकी सुनने की क्षमता आम लोगों से बेहतर थी। नीचे बैठे लोगों को सुनने से पहले ही उसे पता चल गया था कि कोई आ रहा है। यह आवाज सुनकर हुआन फैंग एक पल के लिए रुक गया। फिर वह दिखाई नहीं दिया, बल्कि चिपता रहा। वह ये भी देखना चाहता था कि यह व्यक्ति कैप्टन यांग और अन्य लोग हैं या महानिदेशक लियू के लोग। बहुत जल्द ही नीचे बैठे लोगों ने सायरन की आवाज सुनी। हुआन फैंग ने साफ देखा कि सभी के चेहरे एक ही समय में बदल गए। जिस गति से उन्होंने अपने चेहरे बदले, वह इतनी तेज थी कि पेशेवर अभिनेता भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यह आवाज सुनकर हुआन फैंग एक पल के लिए रुक गया। फिर वह दिखाई नहीं दिया, बल्कि चिपता रहा। वह ये भी देखना चाहता था कि यह व्यक्ति कैप्टन यांग और अन्य लोग हैं या महानिदेशक लियू के लोग। बहुत जल्द ही नीचे बैठे लोगों ने सायरन की आवाज सुनी। हुआन फैंग ने साफ देखा कि सभी के चेहरे एक ही समय में बदल गए। जिस गति से उन्होंने अपने चेहरे बदले, वह इतनी तेज थी कि पेशेवर अभिनेता भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्या हो रहा है? सायरन क्यों बज रहा है? क्या यह आपका आदमी है? वांग दाफू ने घबराते हुए महानिदेशक लियू से पूछा। बाकी लोगों ने भी घबराए हुए भाव से महानिदेशक लियू की ओर देखा। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि इन लोगों को महानिदेशक लियू ने ही बुलाया हो? मुझे भी नहीं पता, मैंने किसी को आने के लिए नहीं कहा, महानिदेशक लियू ने भावशून्य भाव से कहा। महानिदेशक लियू के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे और भी बदसूरत कर दिए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। आखिरकार उन्होंने एल्डर लियू को पहले भी ये कहते सुना था। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में किसी ने उन्हें निशाना बनाया था।
और अब अचानक एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसने अनिवार्य रूप से उन्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने दिया। महानिदेशक लियू ने कहा, सभी लोग घबराए नहीं, मेरे साथ सब ठीक है, शांत हो जाए। महानिदेशक लियू को अचानक एहसास हुआ कि उनके लिए यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। ऐसा लगा कि यह एक अच्छा अवसर भी था। एल्डर लियू को बाहर करने के बाद इस छोटे से गिरोह में उनका दर्जा और प्रतिष्ठा अधिक थी। बेशक वह स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे, जिसका मतलब था अधिक लाभ और अधिक शक्ति। हालांकि इस पद पर सफल होना आसान काम नहीं था। आपके पास पर्याप्त प्रतिष्ठा और साख होनी चाहिए। हालांकि महानिदेशक लियू का पद अभी भी स्वीकार्य था। हालांकि अगर वह शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे तो उन्हें कुछ करना था, और अब अवसर उसके सामने था। ये दुर्घटना दूसरे लोग तैयार नहीं थे और वह भी। और अगर वह इस दुर्घटना को पूरी तरह से हल कर सकता है तो क्या यह एक महान योगदान नहीं होगा? वह कुछ प्रतिष्ठा भी हासिल कर सकेगा। और जो व्यक्ति आया था वो स्पष्ट रूप से उसके विभाग का ही कोई व्यक्ति था। भले ही वह उन्हें नहीं जानता था, वे सभी एक ही कार्यालय से थे। इस शहर में वह यामिन का बॉस था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह नियंत्रित न कर सके, इसे हल नहीं कर सकता था। इसलिए महानिदेशक लियू इस समय आत्मविश्वास से भरे हुए थे। 1933 प्रतियोगिता 2। हालांकि महानिदेशक लियू ने उन्हें चिंता या घबराहट न करने के लिए कहा था, लेकिन वांग दाफू और अन्य लोग घबराए बिना नहीं रह सके। एल्डर लियू ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और यह पहली बार था जब उन्होंने एल्डर लियू की पीठ पीछे ही काम किया था। वे पहले से ही बहुत घबराए हुए थे, लेकिन अब जब कुछ अप्रत्याशित हुआ था तो वे चिंतित क्यों नहीं हो सकते थे। इसके अलावा एल्डर लियू को अस्थायी रूप से लेन देन रोकना पड़ा। जाहिर है जिस व्यक्ति ने उन पर नजर रखी थी वह शायद एक महान पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। अगर वह वास्तव में वह व्यक्ति था तो भले ही महानिदेशक लियू आगे आए, लेकिन वह बहुत मदद नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा तो हम एल्डर लियू के सुझाव पर ध्यान देते। हमें फिलहाल लेन देन रोक देना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि हमें फिलहाल लेन देन रोकना है। जब तक हम इसे कुछ समय के लिए टालते रहेंगे, हम आपके कहे अनुसार करेंगे। हम पैसे भी कमाएंगे। अब कैसा चल रहा है? किसी ने शिकायत की। ये सही है, लानत है, मैं इस झंझट में पड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक अन्य व्यक्ति ने भी कहा, बस अब ये सब कहने का क्या फायदा? मैंने तुम लोगों को पहले कभी इतना कायल नहीं देखा है ना? किसी ने दुखी होकर कहा, बहस बंद करो, अब बहस करना बेकार है। तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या करना है। वांग दाफू ने कहा, उन्हें पता होना चाहिए कि यह बंदरगाह था और दूर से बजने वाली सायरन बहुत करीब थी। अगर वे भागना भी चाहते तो उनके लिए वहाँ ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए वे सिर्फ दूसरे तरीके ही सोच सकते थे। महानिदेशक लियू ने देखा कि ये लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह अपने दिल में बहुत क्रोधित था और एल्डर लियू के पद पर और भी अधिक चढ़ना चाहता था। महानिदेशक लियू ने कहा, आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे रहते कुछ नहीं होगा। चिंता मत कीजिए तुम। अगर एल्डर लियू यहाँ होते तो मैं उनकी बात पर विश्वास कर लेता। ये सही है, आप एल्डर लियू से भी कहीं ज्यादा बुरे हैं। जाहिर है बाकी लोग महानिदेशक लियू पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। इस छोटे से समूह में शामिल होने में सक्षम होने के लिए उनकी पृष्ठभूमि मूल रूप से खराब नहीं थी। भले ही महानिदेशक लियू की स्थिति दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक थी, हालांकि ये बहुत अधिक नहीं होगी। इसलिए हो सकता है कि दूसरे लोग उनसे डरते न हो। महानिदेशक लियू को इन लोगों से नफरत थी जो उनका सम्मान नहीं करते थे। हालांकि वह इन लोगों से ज्यादा लंबे नहीं थे। वह केवल अपना गुस्सा पी सकते थे और पद मिलने तक इंतजार कर सकते थे। उस समय वह इन अज्ञानी कमीनों से निपटेंगे। इस समय सायरन उनके सामने ही पहुंच चुका था। उसके बाद कुछ गाड़ियां रुकी। सबको आश्चर्य हुआ कि ऊपर से सबसे पहले नीचे आने वाला व्यक्ति वास्तव में साधारण कपड़े पहने एक व्यक्ति था। यांग शान, ये तुम कैसे हो सकते हो? महानिदेशक लियू को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उस व्यक्ति को आगे बढ़ते देखा। उन्होंने गुस्से में भी कहा, जो व्यक्ति आया था वह कैप्टन यांग और उसके पुराने अधीनस्थ थे। बेशक उनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी मूल टीम से लाने लायक थे। इन लोगों को पता नहीं था कि इस बार विशिष्ट मिशन क्या था। ये कहा जा सकता है कि वे केवल इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें कैप्टन यांग और अन्य लोगों पर विश्वास था। कैप्टन यांग और अन्य लोगों के लिए एक बार फिर हुआन फैंग पर भरोसा करने का फैसला करने के बाद वे जल्दी से आगे बढ़ गए। इसके अलावा वे यहाँ से बहुत दूर नहीं थे। हुआन फैंग गुओ मिंग हिरन के घर से जल्दी से आया था, इसलिए अंत में हुआन फैंग दूसरों की तुलना में थोड़ा पहले ही पहुँच गया था। हुआन फैंग, जो अंधेरे में था, ने देखा कि कैप्टन यांग और अन्य लोगों ने आखिरकार उस पर विश्वास करना चुना। टीम को छोड़ने और यहाँ पहुँचने के बाद वह बहुत संतुष्ट था। अगर कैप्टन यांग और अन्य लोग उस पर विश्वास नहीं करते तो वह इन लोगों को एक और मौका नहीं देगा। उस स्थिति में वांग दाफू और अन्य लोगों का मामला अपने आप हल हो जाएगा। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि कैप्टन यांग अपनी स्थिति में वापस आ पाएगा या नहीं, और अब कैप्टन यांग और अन्य लोगों ने उस पर विश्वास करना चुना। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि वह उनके लिए बोलेगा, एक बार मामला सुलझ जाने के बाद वे सभी बहुत योगदान देंगे। उनके लिए अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सुरमा में ध्यान, तुम यहाँ क्यों हो? वांग दाफू ने भी कैप्टन यांग और अन्य लोगों को पहचान लिया। वांग दाफू शुरू में बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में कैप्टन यांग था तो उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। ये कहा जा सकता है कि वांग दाफू के मन में कैप्टन यांग के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। इससे पहले इसी कैप्टन यांग की वजह से वांग दाफू को कैद किया गया था। हालांकि इसके पीछे हुआन फैंग का कारण भी था, लेकिन कैप्टन यांग के प्रति वांग दाफू की नाराजगी हुआन फैंग से कम नहीं थी। जब वह हुआन फैंग से बदला नहीं ले सका तो वांग दाफू ने कप्तान यांग और अन्य लोगों से बदला लेने का फैसला किया। उसने कप्तान यांग और अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल सीधे कप्तान यांग और अन्य लोगों के पदों को आगे बढ़ाने के लिए किया, जिससे कप्तान यांग एक साधारण व्यक्ति बन गया। वांग दाफू अभी भी हुआन फैंग से थोड़ा डरता था, लेकिन वह कैप्टन यांग से उतना नहीं डरता था। इसके अलावा कैप्टन यांग अब केवल एक साधारण व्यक्ति था। वांग दाफू, हमें संदेह है कि तुम किसी अपराध से जुड़े हो, कृपया हमारे साथ चलो। कैप्टन यांग ने अपनी आंखें सिकोड़कर वांग दाफू की ओर देखा। वांग दाफू के मन में कैप्टन यांग के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और कैप्टन यांग के मन में भी वांग दाफू के प्रति यही भावना थी। अगर वांग दाफू न होते तो कैप्टन यांग की ऐसी हालत नहीं होती, इसलिए वह भी वांग दाफू के बारे में ऐसा ही सोचता था।
इस बार उसने हुआन फैंग की शर्त पर सहमति जताई। इसका कारण कैप्टन यांग के दिल में वांग दाफू के प्रति नफरत थी। आप सबके साथ जा रहा हूँ। वांग दाफू ने कप्तान यांग की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा, आपकी क्या पहचान है कि आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं? मुझे ले जाने का आपको क्या अधिकार है? दरअसल कैप्टन यांग अब एक साधारण व्यक्ति था। उसे वास्तव में वांग दाफू और अन्य लोगों को ले जाने का अधिकार नहीं था। मैं नहीं कर सकता, लेकिन वे कर सकते हैं। कैप्टन यांग ने अपने पीछे इशारा किया। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन इन लोगों को नहीं। उनके पास अधिकार था। कमीने, तुम्हें आने के लिए किसने कहा? महानिदेशक लियू ने गुस्से से कहा। उसने अपने आदमियों की ओर देखा और कहा, मैं नगर निगम बयूरो से महानिदेशक लियू हूँ। अभी तुरंत वापस जाओ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता हो। कैप्टन यांग के आदमी सभी दंग रह गए। वे डायरेक्टर जनरल लियू को जानते थे। डायरेक्टर जनरल लियू पहले भी उनके यहाँ आ चुके थे, इसलिए जाहिर है कि वे डायरेक्टर जनरल लियू की पहचान जानते थे। दरअसल उन्हें नहीं पता था कि वे किस तरह के मिशन के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह मिशन आसान नहीं था। वे डायरेक्टर जनरल लियू के खिलाफ जा रहे थे। वह उनके वरिष्ठतम अधिकारी थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ उनके जैसे छोटे व्यक्ति लड़ सके। कैप्टन, ये किसी ने यांग चाओ को झिझकते हुए देखा। हालांकि कैप्टन यांग का पद हटा दिया गया था, फिर भी ये लोग आदतन उसे कैप्टन यांग ही कहते थे। ये वैसा ही है जैसा आपने देखा है। यह मिशन सरल नहीं है। कैप्टन यांग ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, लेकिन मेरे सामने ये लोग, जिनमें महानिदेशक लियू भी शामिल हैं, वे सभी अपराध में शामिल हैं। आप सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका सामना कर रहे हैं, जब तक वह कानून तोड़ने की हिम्मत करता है। आपको उन्हें गिरफ्तार करने का दायित्व और जिम्मेदारी है। कैप्टन यांग को भी पता था कि इन लोगों को डायरेक्टर जनरल लियू से सामना कराना आसान काम नहीं था। वांग दाफू और बाकी लोग आखिर आम लोग नहीं थे। फिर भी वह कैप्टन यांग का आखिरी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। यांग नाम वाले, आपने कहा कि हमने अपराध किया है। आपकी किस आंख ने ये देखा? सावधान, मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। वांग दाफू की तरफ से एक आदमी ने कैप्टन यांग को डांटा। शुरू में ये लोग अचानक हुई दुर्घटना से अभी भी थोड़े डरे हुए और घबराए हुए थे। अंत में ये वास्तव में कैप्टन यांग और अन्य लोग थे जो आए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस मामले के बारे में कहां से पता चला। फिर भी उन्होंने कैप्टन यांग को अपनी नजरों में नहीं रखा। कैप्टन यांग की तो बात ही छोड़िए, जो पहले ही अपना पद खो चुके थे। इससे पहले भी वे उससे डरते नहीं थे, इसलिए अब वे बहुत निश्चिंत थे। यहाँ तक कि कैप्टन यांग के सामने खड़े होकर भी वे ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे। मैं आपके पीछे रखे कंटेनर की जांच करना चाहता हूँ। कैप्टन यांग ने अपने पीछे रखे कंटेनर की ओर इशारा करते हुए कहा। यांग उपनाम वाले, आपको ये समझना होगा कि आपको हमसे कुछ भी जांचने का अधिकार नहीं है। आपको हमसे कुछ भी जांचने का अधिकार नहीं है। वांग दाफू ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? कैप्टन यांग ने कहा, मुझे दोषी महसूस हो रहा है। तुम्हारी माँ? वांग दाफू ने गुस्से से कहा, तुम छोटी सी कमीनी, तुम पहले सिर्फ एक कप्तान थी। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अकेले ही इस बात की परवाह मत करो कि तुम्हारे शरीर पर अब त्वचा की वो परत नहीं है। मैं तुमसे डरता भी नहीं हूँ। आज मैं अपने शब्द यही छोड़ता हूँ। वे कंटेनर वो सारा सामान है जिन्हें मैं विदेश भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर तुम में से किसी ने भी उनकी तलाशी लेने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे बच न पाएं। जब कैप्टन यांग के अधीनस्थों ने वांग दाफू की धमकी सुनी तो वे और भी अधिक झिझकने लगे और डर गए, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि कैप्टन यांग और अन्य को उनके पद के कारण ही पदच्युत किया गया था। ये वांग दाफू और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य लोगों का परिणाम था। इसलिए कैप्टन यांग के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वांग दाफू निश्चित रूप से वही करेगा जो उसने कहा था। वांग दाफू का चेहरा गर्व से भर गया जब उसने देखा कि लोग उसे देखकर दंग रह गए थे। जब महानिदेशक लियू ने देखा कि वांग दाफू ने काफी सुर्खियां बटोर ली हैं, तो वे तुरंत असंतुष्ट हो गए। वे इन लोगों के नेता थे जबकि वांग दाफू सिर्फ एक व्यापारी थे। इसलिए महानिदेशक लियू ने कहा, निदेशक वांग, ये हमारा आंतरिक मामला है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद महानिदेशक लियू ने कैप्टन यांग के साथ आए लोगों की ओर देखा और कहा, अब मैं आपको नगर निगम ब्यूरो के निदेशक के रूप में वापस जाने का आदेश देता हूँ। अगर कोई मेरे आदेशों की अवहेलना करता है तो कल घर जाकर खेती करने की तैयारी करें। कैप्टन यांग के अधीनस्थ और भी हैरान थे। अगर वे वांग दाफू के बारे में बात करना चाहते थे, अगर यह सिर्फ एक धमकी थी, तो महानिदेशक लियू के शब्द और भी सीधे होंगे। इसके अलावा यह एक बड़ी निवारक शक्ति भी होगी। आखिरकार महानिदेशक लियू ही वो व्यक्ति थे जो वास्तव में उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। वह व्यक्ति भी थे जो उनके आदेशों को नियंत्रित करते थे। अपने साथ लाए लोगों की झिझक देखकर कैप्टन यांग, भाई वांग और अन्य लोग चिंतित हो गए। उन्होंने डायरेक्टर जनरल लियू, वांग दाफू और अन्य लोगों को कम करके आंका था और उनके द्वारा इन लोगों को दी गई निरोधक क्षमता को भी कम करके आंका था। वैसे भी वे सभी साधारण लोग थे, इसलिए उन्हें डायरेक्टर जनरल लियू, वांग दाफू और अन्य लोगों के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि जो लोग वह लेकर आया था वे उन लोगों की तरह सीधे साधे नहीं थे। वे उनसे डरते थे। 1934 धमकियां और प्रलोभन। महानिदेशक लियू ने आगे कहा, यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि आप अब पीछे जाएं तो मैं ये दिखावा कर सकता हूँ कि आज कुछ भी नहीं हुआ। लियू, महानिदेशक लियू, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें नहीं पता। इसका वास्तव में हमसे कोई लेना देना नहीं है। उनमें से कुछ ने अंततः महानिदेशक लियू के सामने सिर झुकाने का फैसला किया। उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना था। उनके लिए कैप्टन यांग और अन्य लोगों के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होना असंभव था। हाँ, हमें भी बेवकूफ बनाया गया। हमें नहीं पता था कि महानिदेशक लियू यहाँ है। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? कैप्टन यांग ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। ये सही है। ये लोग स्पष्ट रूप से समस्याग्रस्त हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी भी कुछ लोग थे जो कैप्टन यांग के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने दृढ़ता से कैप्टन यांग के मिशन को अंजाम दिया। जो लोग अपने साथियों की आलोचना के बाद आत्मसमर्पण कर देते थे, वे अपने दिल में बहुत शर्मिंदा महसूस करते थे। वे उन लोगों की निगाहों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब और मत बोलो, कैप्टन यांग ने कहा। आप में से कुछ लोग हैं जो इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आप अब जा सकते हैं।
हालांकि कैप्टन यांग ने कहा कि वह उन लोगों को दोष नहीं देगा, लेकिन उसे उन लोगों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। इसलिए नहीं कि उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये लोग पहले से ही अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। चूंकि उन्होंने वे कपड़े पहने थे, इसलिए वे पहले से ही उन कपड़ों के लायक थे। जहाँ तक महानिदेशक लियू, वांग दाफू और अन्य लोगों का सवाल है, तो जाहिर तौर पर समस्या थी। हालांकि इन लोगों ने केवल अपने निजी हितों के बारे में सोचा और महानिदेशक लियू और अन्य लोगों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह का व्यवहार कैप्टन यांग के लिए बहुत ही घृणित था। कैप्टन यांग कभी कभी अपने वरिष्ठ की चापलूसी करते थे और कुछ लोगों की चापलूसी करते थे। हालांकि उन्हें हमेशा लगता था कि एक व्यक्ति के पास एक बॉटम लाइन होनी चाहिए, उसके पास सिद्धांत होने चाहिए। अगर कोई अपनी बॉटम लाइन या सिद्धांत खो देता है तो उसे अपने पहने हुए कपड़ों के लिए और भी अधिक खेद होगा। जैसा कि कहावत है, हम अलग अलग रास्तों पर एक साथ काम नहीं करते। कैप्टन यांग के दिल में उसने पहले ही खुद को और उन लोगों को अलग अलग खेमों में बांट लिया था। कप्तान, मुझे खेद है, उन कुछ लोगों ने शर्म से कहा। जब उन्होंने कैप्टन यांग की आंखों में वह भाव देखा तो उन्हें अपने दिल में पता चल गया कि कैप्टन यांग उनसे बहुत निराश है। वे उन आंखों के पीछे के अर्थ को समझ सकते थे और वे आंखें, इसलिए उन्हें अपने दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें कैप्टन की उनके प्रति देखभाल के लिए खेद हुआ। हालांकि भले ही वे शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने अपना मन बदलने की योजना नहीं बनाई। उनके अपने विचार थे। कैप्टन यांग स्पष्ट रूप से इन लोगों के खिलाफ नहीं जीत सकते थे। उन्हें पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था, इसलिए वे उनके खिलाफ कैसे लड़ सकते थे। इसलिए अगर वे कैप्टन यांग का अनुसरण करना जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से कोई परिणाम नहीं होगा। उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना था। वे सिर्फ एक पल की शर्म के कारण अपना भविष्य नहीं खो सकते थे। इसलिए इन चार लोगों ने कैप्टन यांग से माफी मांगी और दूसरे साथियों की नाराजगी और घृणा भरी नजरों के सामने वे कार में सवार होकर चले गए। वे यहाँ रहकर लड़ाई नहीं करना चाहते थे। अगर वे यहाँ रुकते रहे तो उन्हें ही फंसाया जाएगा, इसलिए वे वहाँ से जाने के लिए बेताब थे। आप में से जो कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, महानिदेशक लियू ने शेष लोगों की ओर देखा और कहा, नहीं जा रहे हैं। बाकी बचे कुछ लोगों ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। चूंकि उन्होंने रुकने का फैसला किया था, इसलिए उन्होंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था और अपना सब कुछ देने का फैसला किया था। इसलिए भले ही उनका सामना महानिदेशक लियू से हो रहा था, जिनसे आमतौर पर मिलना मुश्किल था, अब बाकी लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। बहुत बढ़िया, आप सभी को अपने काम से हटा दिया गया है। घर जाओ और अगली व्यवस्था का इंतजार करो। महानिदेशक लियू ने उन लोगों से साफ कहा। ये लोग, वे मेरे अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें कैसे जाने दे सकता था? यदि आप उन्हें उनके कर्तव्यों से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए उचित दस्तावेज और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, है न? कैप्टन यांग ने खड़े होकर कहा, आप जो दस्तावेज और प्रक्रियाएं चाहते हैं वे कल नीचे आ जाएंगी। महानिदेशक लियू ने ठंडे स्वर में कहा। वह बस कुछ छोटे मोटे अक्षर हटा रहे थे। महानिदेशक लियू के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्हें बस नीचे बैठे लोगों का अभिवादन करना था, फिर उन्हें कल उनके कर्तव्यों से हटा दिया जाएगा। दस्तावेज प्राप्त करने से पहले कैप्टन यांग ने कहा, वे अभी भी अपने मूल पदों पर हैं। वे अभी भी आपको हटाने के लिए योग्य हैं। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, महानिदेशक लियू को इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। कैप्टन यांग के शब्दों से वहाँ उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि वे जानते थे कि कैप्टन यांग ने जो कहा वह सही था। महानिदेशक लियू चाहते थे कि उन लोगों से छुटकारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें आधिकारिक दस्तावेजों की जरूरत थी और अब वे दस्तावेज और प्रक्रियाएं, जाहिर है वे नीचे नहीं आने वाले थे। इसलिए महानिदेशक लियू इन लोगों को अभी तक उनके कर्तव्यों से नहीं हटा सकते थे। दूसरे शब्दों में, वे अभी भी इस पद पर थे और चाहते थे कि वे इस पद को छोड़ दें। सबसे जल्दी कल होगा और आज रात भी ये लोग सभी को पकड़ने के लिए योग्य थे। यहाँ तक कि महानिदेशक लियू भी इस बारे में कुछ नहीं कह सके। यांग सर नेम, क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? वांग दाफू ने कैप्टन यांग की ओर देखा और कहा। वह जानता था कि जब तक वह कैप्टन यांग को समझ लेगा तब तक बाकी सब ठीक रहेगा। यांग शान, एक आदमी बनो और एक निशान छोड़ो। भविष्य में हमारे लिए मिलना आसान होगा। इस मामले को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। महानिदेशक लियू ने भी कैप्टन यांग की ओर देखा और कहा, हे। कैप्टन यांग ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, आज मैं अपनी पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ। आज मैं सावधानी को हवा में उड़ा देने जा रहा हूँ। यांग शान, अगर तुम अपने आदमियों के साथ अभी चले जाओ तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि आज कुछ भी नहीं हुआ। महानिदेशक लियू ने कहा, इसके अलावा मैं कल ही किसी को आपके पद पर बहाल करने के लिए कहूंगा। इसके अलावा आपको कुछ समय में पदोन्नति भी मिल सकती है। क्या आप लगभग 10 वर्षों से कप्तान के पद पर नहीं हैं? आप वाकई पदोन्नति चाहते होंगे, है न? जब तक आप अपने लोगों को लेकर अभी चले जाएं, बस ये दिखावा करें कि आपने आज रात कुछ नहीं देखा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। डायरेक्टर जनरल लियू ने रेडिश को एक बड़ी छड़ी और गाजर दी थी। उसने कैप्टन यांग को लालच देते हुए उसे धमकाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यांग शान का दिल स्टील से बना है। वह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। किसने सोचा होगा कि कैप्टन यांग न केवल उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि वे उपहास भरे चेहरे से उसकी ओर देख भी रहे थे। कैप्टन यांग के आने से पहले उनके पास भी जुआ खेलने की मानसिकता थी। आखिरकार हुआन फेंग ने पहले ही यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। उसे भी पूरा भरोसा नहीं था। इससे ये साबित हो सकता था कि सिस्टर लियू, वांग दाफू और अन्य लोग यहाँ अवैध गतिविधियां कर रहे थे। उसे केवल कुछ संदेह थे। कैप्टन यांग को डर था कि उसने डायरेक्टर जनरल लियू और अन्य लोगों के साथ गलत किया होगा। अगर ऐसा होता तो न केवल उसे अपनी जान बचाने की कोई उम्मीद नहीं होती, बल्कि वह डायरेक्टर जनरल लियू को भी नाराज कर देता। इसके नतीजे आज से भी ज्यादा बुरे होते। साथ ही वह अपने साथ आए लोगों को भी नुकसान पहुंचाता। और अब डायरेक्टर जनरल लियू और अन्य लोगों के अपने प्रति रवैये में आए बदलाव को देखकर कैप्टन यांग को आखिरकार इस बात का भरोसा हो गया कि वे उसके लिए खतरा और प्रलोभन है। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे। फिर भी एक बात थी जिसके बारे में वह निश्चित था, और वह ये कि वे निश्चित रूप से कुछ शर्मनाक काम कर रहे थे, वरना डायरेक्टर जनरल लियू उसके लिए कोई खतरा नहीं होते, नहीं वह लाभों के लालच में आता। इससे ये भी साबित हुआ कि हुआन फेंग का पिछला फैसला सही था। हालांकि कैप्टन यांग को नहीं पता था कि हुआन फेंग अभी कहाँ है। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा था। आखिरकार ये लोग फोन आने के
बाद यहाँ पहुँचे थे। शायद हुआन फेंग अभी भी अपने रास्ते पर था। कैप्टन यांग, क्या आपने इस बारे में सोचा है? वांग दाफू ने कहा। कैप्टन यांग को संबोधित करने का उनका तरीका भी बदल गया था। कैप्टन यांग, जब तक आप अपने आदमियों को लेकर चले जाते हैं तब तक यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप न करें। इसके बाद मैं आपको अपने भाइयों में से प्रत्येक को एक बड़ा लाल पैकेट दूंगा। महानिदेशक लियू ने कैप्टन यांग को लुभाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके बाद वांग दाफू ने भी कैप्टन यांग और यहाँ तक कि उनके आसपास के लोगों को लुभाने के लिए अपने धन का इस्तेमाल किया। बेशक वांग दाफू के दिल में अभी भी कैप्टन यांग के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। जब वह लोगों के बारे में सोचता तो वह सबसे पहले कैप्टन यांग को स्थिर करता। आज रात मामला निपटाने के बाद वह आज रात तक इंतजार करता। जब उसके पास समय होता तो वह धीरे धीरे उसके और उसके साथ आए लोगों से निपटता। बेशक वांग दाफू कैप्टन यांग को इस विचार के बारे में कभी नहीं बताएगा। हालांकि उसका मानना था कि महानिदेशक लियू और अन्य लोगों के विचार भी उसके जैसे ही होंगे। वह पहले कैप्टन यांग को स्थिर करेगा और फिर धीरे धीरे इस अंधे आदमी से निपटेगा। कैप्टन यांग के अगल बगल खड़े लोगों की आंखें चमक उठी, लेकिन कैप्टन यांग को देखने के बाद वे फिर से दृढ़ हो गए। हे, कैप्टन यांग मुस्कुराए और बोले, शुरू में तुम्हें तुम्हारी बात पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन अब लगता है कि तुमने बिना लड़े ही इसे स्वीकार कर लिया है। बहन लियू, वांग दाफू और अन्य लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जबकि वे अपने दिल में कैप्टन यांग को कोस रहे थे, उनके चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं दिखा। वे अभी भी चाहते थे कि कैप्टन यांग अपना मन बदले। हालांकि आज कैप्टन यांग ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की ठान ली थी। भले ही उन्हें डायरेक्टर जनरल लियू और वांग दाफू ने धमकाया था और उनके द्वारा लुभाया भी गया था, लेकिन उन्होंने अपना मन बिल्कुल नहीं बदला। मुझे खेद है, आज आप सभी को हमारे साथ आना होगा, कैप्टन यांग ने सीधे चेहरे से कहा। यांग, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? महानिदेशक लियू, वांग दाफू और यांग, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? महानिदेशक लियू, वांग दाफू और अन्य लोगों ने आखिरकार अपने भेष उतार फेंके जब उन्होंने देखा कि कैप्टन यांग नमक डालने वाले नहीं है। वे गालियां देने लगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आज कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। महानिदेशक लियू ने चारों ओर देखा और कहा। वांग दाफू ने कहा, अगर किसी ने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? चूंकि हमने यही रहने का फैसला किया है, इसलिए हम आपके बदले से नहीं डरते। कैप्टन यांग के साथ आए आदमी ने कहा, ये सही है, आज मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। वैसे मैंने कभी इतने ऊंचे पद वाले किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगता है। डायरेक्टर जनरल लियू और वांग दाफू की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। न केवल कैप्टन यांग उदासीन थे, बल्कि उनके साथ आए लोग भी अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं रखते थे। अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने विद्रोह कर दिया है। महानिदेशक लियू ने इन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हमें कैसे पकड़ोगे। इतना कहने के बाद महानिदेशक लियू ने उन्हें इशारा किया। फिर बिस्तर पर लादने वाले लोग एक एक करके नाव से उतर गए। वे कैप्टन यांग और बाकी लोगों के सामने आए और उन्हें रोक दिया। वे कैप्टन यांग और महानिदेशक लियू के बीच में खड़े हो गए। आह, बहुत दर्द हो रहा है। महानिदेशक लियू चिल्लाए और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपने घायल बछड़े को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, ये दर्द करने लगा। इससे वे दर्द से कराह उठे। लानत है, किसी को मत बताना कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। इस समय महानिदेशक लियू पहले ही गुस्से से अपना होश खो चुके थे। उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत की। जहाँ तक महानिदेशक लियू का सवाल है, तो अब उनमें कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं रह गया था। वे सड़क पर गालियां बकने वाले एक बदतमीज व्यक्ति की तरह थे। उनके मुंह से तरह तरह के अपमानजनक शब्द निकलते रहते थे, जिससे कैप्टन यांग और अन्य लोग अवाक रह जाते थे। पार्क जैसे ही महानिदेशक लियू गाली दे रहे थे, एक और छोटी सी चीज अचानक उड़कर महानिदेशक लियू के मुंह से टकराए। उनका मुंह तुरंत ही नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बराबरी पर आ गया। लेकिन यह अंत नहीं था। महानिदेशक लियू ने अपना मुंह खोला और मुंह से खून थूक दिया। साथ ही खून में 10 से ज्यादा दांत भी थे। महानिदेशक लियू ने दर्द भरे भाव से ऊपर देखा। उन्होंने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन वे केवल करा ही पाए। जो लोग उनके करीब थे, उन्होंने देखा कि महानिदेशक लियू के मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था। ये दृश्य देखने वाले सभी लोगों की सांस रुक गई। उन्हें सिर्फ एक बार ही चोट लगी थी, लेकिन महानिदेशक लियू के मुंह पर चोट लगी थी। साथ ही उनके मुंह के सभी दांत टूट गए थे। ये कौन है, इतना भयंकर? कैप्टन यांग के दिल में झटका लगा। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। हालांकि उन्हें इस बात से खुशी हुई कि अंधेरे में छिपे व्यक्ति ने उन पर हमला नहीं किया। अब तक जो लोग घायल हुए थे, वे विपरीत दिशा के लोग थे। वैसे भी वे क्रू मेंबर और डायरेक्टर जनरल लियू उनके पक्ष में नहीं थे। क्या ये हुआन फेंग हो सकता है? कैप्टन यांग ने अचानक अपने दिल में सोचा। उसके बाद जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उतना ज्यादा उसे लगा कि यह संभव है। जब हुआन फेंग ने उसे पहले बुलाया था, तो उसने पहले ही कह दिया था कि वह इस रास्ते से आया है। वह यहाँ कुछ समय से रह रहा था। तार्किक रूप से कहीं तो हुआन फेंग को यहाँ आना चाहिए था। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। और अब जो लोग घायल हुए थे, वे सभी विपरीत पक्ष से थे। इससे कैप्टन यांग को इस बात पर और भी यकीन हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के बाद कैप्टन यांग के दिल में और भी ज्यादा झटका लगा। इससे पहले उसने सुना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उनमें से हर एक विशेष बलों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। पहले जिन लोगों ने कभी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी नहीं देखी थी, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन अब लगता है कि ये अफवाह जितनी आसान नहीं है। लगता है शायद उन्हें इसके बारे में पता हो। किसी को पता होना चाहिए कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि अंधेरे में कौन व्यक्ति कहाँ है। नतीजतन अंधेरे में छिपे व्यक्ति ने बहुत सटीक तरीके से काम किया। यहाँ तक कि चालक दल के सदस्य भी पहले से ही छिपने लगे थे। हालांकि एक एक करके वे जमीन पर गिर गए। कोई भी उनसे बच नहीं सका। कुछ ही देर बाद सभी क्रू मेंबर घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। डायरेक्टर जनरल लियू, वांग दाफू और दूसरे लोग भी क्रू मेंबर की तरह ही थे। वे सभी जमीन पर गिर पड़े। हालांकि सबसे ज्यादा तकलीफ डायरेक्टर जनरल लियू को हुई। बाकी लोग ठीक थे, लेकिन वे फिलहाल चल नहीं पा रहे थे। उनके मुंह में दांत अभी भी थे। वांग दाफू और दूसरे लोगों ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी भाग नहीं पाया।
वे सभी जमीन पर गिर पड़े। सब कुछ ठीक हो गया है। अंधेरे में छिपे हुए हुआन फैंग ने जमीन पर गिरे लोगों को देखा और खुद से कहा। उसके दाहिने हाथ में छोटे छोटे पत्थर थे। ये सभी पत्थर उन पत्थरों से थे जिन्हें उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके चकनाचूर कर दिया था। दूसरी तरफ शुरुआती झटके के बाद कैप्टन यांग ने तुरंत डायरेक्टर जनरल लियू वांग दाफू और अन्य लोगों को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया। फिर वह भाई वांग और अन्य लोगों को तलाशी लेने के लिए जहाज पर ले आया। वह देखना चाहता था कि डायरेक्टर जनरल लियू और अन्य लोगों ने यहाँ क्या किया है। यह एक दुर्लभ मृदा अयस्क है। कैप्टन यांग को जल्द ही जहाज पर कुछ मिला। उन्हें पता था कि स्थानीय स्तर पर एक दुर्लभ मृदा अयस्क है, लेकिन वह चीज देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन था। इसे निजी तौर पर विकसित करने की अनुमति नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि महानिदेशक लियू वांग दाफू और अन्य लोग गुप्त रूप से इन दुर्लभ पृथ्वी अयस्कों का खनन कर रहे थे। हालांकि उन्हें अध्ययन और बिक्री के लिए गुप्त रूप से विदेश ले जाया गया था। उसे याद आया कि वांग दाफू शुरू में एक निर्माण मजदूर था और फिर उसने एक व्यापार किया। उसने सोचा कि यह वांग दाफू या उसके पीछे कोई होगा। उसे दुर्लभ पृथ्वी की एक खदान मिली थी, इसलिए वह सतह पर घर बना रहा था। वास्तव में वह इन अयस्कों का गुप्त रूप से खनन कर रहा था। फिर उसने इन चीजों को बाहर ले जाने के लिए विदेशी व्यापार का बहाना बनाया। और अगर वह चुपचाप इन अयस्कों का खनन करना चाहता था तो उसके बाद उसे उन्हें आसानी से विदेश भेजना था। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक छोटा वांग दाफू कर सकता था, भले ही महानिदेशक लियू को जोड़ा गया हो। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस मामले में कोई और भी शामिल होना चाहिए। साथ ही उनकी हैसियत भी कम नहीं थी। इस बात को समझने के बाद कैप्टन यांग नर्वस भी थे और उत्साहित भी। जाहिर है कि यह बहुत बड़ा मामला था। उनके लिए ये दबाव भी था और मौका भी। कैप्टन यांग, मैंने इस बार आपसे झूठ नहीं बोला, है न? जैसे ही कैप्टन यांग अचंभित थे, हुआन फैंग की आवाज अचानक उनके कानों में पड़ी। मिस्टर हुआंग, आप कब आए? कैप्टन यांग 1936 नाराज एक कैप्टन यांग ने अचानक अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। हुआन फैंग पहले से ही वहाँ खड़ा था। मिस्टर हुआंग, आप कब आए? कैप्टन यांग ने आश्चर्य से कहा। हुआन फैंग को संबोधित करने का उनका तरीका एक बार फिर बदल गया। वह हुआन फैंग पर अक्षम होने और उससे झूठ बोलने के लिए गुस्सा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में हुआन फैंग के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसने बस हुआन फैंग को उसके नाम से पुकारा। अब कैप्टन यांग को आखिरकार समझ में आ गया कि उसने हुआन फैंग पर गलत आरोप लगाया था। हुआन फैंग ने उसे वांग दाफू को रिहा करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह वांग दाफू से डरता था। वह बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद वह गुप्त रूप से वांग दाफू की जांच कर रहा था, अन्यथा उसे आज इस बारे में पता नहीं चलता। दरअसल वांग दाफू और दूसरे लोग बंदरगाह पर ऐसी हरकतें कर सकते थे। उन्होंने बहुत सारे जोड़ खोले होंगे। उसने निश्चित रूप से यह काम लंबे समय से किया होगा। अगर आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया तो इसका मतलब है कि उसने अपना काम अच्छे से किया। बेशक उसके साथियों की भी साख थी। हुआन फैंग को कुछ ही दिनों में इस बात का पता चल गया। जाहिर है हुआन फैंग बहुत सक्षम था। ये भी हुआन फैंग की पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि आज उसे फसल मिली। इसलिए ऐसा इसलिए नहीं था कि हुआन फैंग वांग दाफू से डरता था। ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। वह वांग दाफू को पहले जाने देगा और उसे वापस लाने का मौका ढूंढेगा। इस बार उसका अपराध और भी बड़ा था। ये जानते हुए कि उसने हुआन फैंग के साथ गलत किया है, कैप्टन यांग को स्वाभाविक रूप से अपने दिल में हुआन फैंग के बारे में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अनजाने में हुआन फैंग को संबोधित करने का तरीका बदल दिया। मैं तुम लोगों से पहले आ गया। हुआन फैंग ने कहा, बाहर कैसा है? हमने उन्हें पहले ही नियंत्रित कर लिया है। कैप्टन यांग ने कहा, मिस्टर हुआंग, अभी उन पर गुप्त रूप से हमला करने वाला व्यक्ति आप ही थे, है न? कैप्टन यांग ने अनुमान लगाया था कि यह हुआन फैंग ही होगा जिसने उन क्रू मेंबर्स पर घात लगाकर हमला किया था। हालांकि उसने कभी हुआन फैंग को आते नहीं देखा था, इसलिए उसे भी यकीन नहीं था। लेकिन अब हुआन फैंग ने कहा कि वह उनसे पहले आ गया था। जाहिर है यह अधिक संभावना थी कि हुआन फैंग ने ही ये किया था। हाँ, हुआन फैंग ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया। हुआन फैंग सच कह रहा था। उसने उन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाया था, अन्यथा अपने मौजूदा कौशल के साथ वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि कैप्टन यांग को अभी भी झटका लगा। किसी को पता होना चाहिए कि हुआन फैंग कम से कम दर्जनों मीटर दूर था जहाँ वे अभी थे। हालांकि हुआन फैंग इतनी लंबी दूरी पर था, उसने एक भी गलती किए बिना पत्थर पर सटीक प्रहार किया। इसके अलावा जब तक वह दूसरे पक्ष को मारता, वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को घायल कर देता और उसे जमीन पर गिरा देता। भागने की क्षमता को देने के बाद कैप्टन यांग को पता था कि उसके पास कभी इतनी ताकत नहीं होगी। इसके अलावा उसने पहले कभी किसी और को नहीं देखा था, जैसा कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के आदमी से उम्मीद की जाती है। इस तरह की ताकत चरम सीमा तक डरावनी है। कैप्टन यांग ने अपने दिल में आह भरी। मिस्टर हुआंग, मुझे अब क्या करना चाहिए? कैप्टन यांग ने पूछा। अब वह वाकई हुआन फैंग की प्रशंसा करता था। वह जानता था कि अगर हुआन फैंग का हस्तक्षेप न होता तो वह अकेले इस समस्या को हल नहीं कर पाता। शायद बाहर के लोग पहले ही भाग गए होते, या यूं कहिए कि इन लोगों को बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया होता। इसके अलावा इन लोगों को पकड़ने का मतलब यह नहीं था कि यह मामला खत्म हो गया। कैप्टन यांग का मानना था कि इन लोगों के पीछे दूसरे लोग भी थे। उस समय वह निश्चित रूप से दबाव महसूस करेगा। क्या वह वाकई इन लोगों को सजा दे सकता था? कैप्टन यांग को भी भरोसा नहीं था। हालांकि कैप्टन यांग को यकीन नहीं था, लेकिन हुआन फैंग में उस तरह की क्षमता थी। कोई बात नहीं, हुआन फैंग अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का सदस्य था। ये पहचान उनसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। शायद वह किसी को जानता हो उनसे कहीं बेहतर। इसलिए जब कैप्टन यांग को समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो उन्होंने अवचेतन रूप से हुआन फैंग से इसके बारे में पूछा। उन्हें वापस ले जाओ और पहले उनसे पूछताछ करो। दूसरों पर ध्यान मत दो। असल में मैं मामले को संभाल लूंगा, हुआन फैंग ने कहा। फिर कैप्टन यांग की ओर मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार उन्हें रिहा नहीं करने दूंगा। कैप्टन यांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दरअसल वह हुआन फैंग पर बहुत भरोसा करता था। अगर हुआन फैंग उससे पहले उन्हें रिहा करने के लिए कहता तो वह हुआन फैंग की बात मान लेता।
ठीक है, पहले उन्हें ले जाओ और पहले इस जगह को सील कर दो, कुआन फेंग ने कहा। ठीक है। कैप्टन यांग ने सिर हिलाया। कुआन फेंग के निर्देश के साथ कैप्टन यांग को जाने का रास्ता मिल गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो तुरंत मुड़ा और चला गया। ये देखकर कि कैप्टन यांग ने लोगों को व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए व्यवस्थित किया था, कुआन फेंग को मूल रूप से राहत मिली। उसके बाद उसने एक खाली कोना पाया और फिर से ऊपर उड़ गया। दूसरी तरफ एल्डर लियू, जो सो रहे थे, को भी जल्दी से खबर मिली कि महानिदेशक लियू, वांग दाफू और अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो एल्डर लियू गुस्से में थे। उन्होंने अपनी पसंदीदा चायदानी तोड़ दी थी। मूर्ख, मूर्ख, कूड़ा। एल्डर लियू ने अपने कमरे में जोर से कोसा। चूंकि वह पहले से ही बुरा था, हालांकि वह आमतौर पर अपना अच्छा ख्याल रखता था, लेकिन अब जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो वह उत्तेजित हो गया। एल्डर लियू की सांसें तेज हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें एक खतरनाक जानवर की तरह लाल थी जो किसी को निगलने वाला था। एल्डर लियू, अब हमें क्या करना चाहिए? समाचार देने आए व्यक्ति ने थोड़ी आशंका और घबराहट के साथ एल्डर लियू से पूछा। ये भी पहली बार था जब उसने एल्डर लियू को इस तरह अपना संयम खोते देखा था। ये देखा जा सकता था कि इस बार मामला बहुत गंभीर था। अन्यथा एल्डर लियू, जो हमेशा स्थिर रहते थे, इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हम और क्या कर सकते हैं? मैं आशा करता हूँ कि वे मर जाएं, एल्डर लियू ने गुस्से से कहा। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि एल्डर लियू अभी भी गुस्से में है, इसलिए वह सिर्फ गुस्से में ऐसा कह रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, एल्डर लियू ने कुछ देर तक अपना गुस्सा निकाला, फिर धीरे धीरे शांत हो गए। उनका चेहरा फिर से पहले जैसा शांत हो गया। क्या आप जानते हैं कि टीम का नेतृत्व किसने किया? यांगशान नाम का एक व्यक्ति, उस आदमी ने कहा। ग्रेटर दैन यांगशान, एल्डर लियू ने भौहें सिकुड़ी। उनके अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उच्च अधिकारियों ने उसे गुप्त रूप से यहाँ भेजा हो? वह सिर्फ एक कप्तान है, उस व्यक्ति ने कहा। एल्डर लियू की शक्ल देखकर वो समझ गया कि एल्डर लियू ने यांगशान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वास्तव में यह अजीब नहीं था। एल्डर लियू की तो बात ही छोड़िए, वह भी यांगशान को पहले नहीं जानते थे। एक छोटे से दल के नेता के पास वास्तव में उनकी नजर में आने की योग्यता नहीं थी। एक छोटी टीम का नेता, एल्डर लियू ने आश्चर्य से कहा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि टीम का नेता कब से इतना शानदार हो गया। महानिदेशक लियू, वांग दाफू और अन्य सभी स्थानीय क्षेत्र में प्रसिद्ध लोग थे। एक छोटी टीम के नेता ने वास्तव में उनकी बात की मूंछों को छूने की हिम्मत की। ये कैप्टन है और वह एक जूनियर कैप्टन है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, आदमी ने कहा। फिर उसने उन्हें बताया कि कैप्टन यांग और वांग दाफू के बीच क्या हुआ था। तो ये बहुत संभव है कि वो पूछे गए व्यक्ति के खिलाफ कोई रंजिश रखता हो। एल्डर लियू ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा। क्या ये बदला लेने की भावना से किया गया कार्य है? आदमी ने कहा। ये बहुत संभव है, उस आदमी ने कहा। अन्यथा वह महानिदेशक लियू और अन्य पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह अब और जीना नहीं चाहता, एल्डर लियू ने कहा। उन्होंने लियू और अन्य लोगों से कुछ भी अच्छा कहने के लिए नहीं कहा। अधिक से अधिक वह बस अपनी स्थिति में लौट सकते हैं, मैंने कहा है। लेकिन वह आदमी महानिदेशक लियू और अन्य लोगों के खिलाफ जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह मेरी सलाह बिल्कुल नहीं सुनता, उस आदमी ने कहा। उसका रवैया बहुत दृढ़ है। तो क्या हुआ? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसे पहले ही उसके पद से हटा दिया गया है। भले ही उसे उसके पद से हटाया न गया हो, फिर भी वह सिर्फ एक कप्तान है। वह कितना योग्य हो सकता है? एल्डर लियू ने कहा। कप्तान यांग की पहचान के बारे में सुनने के बाद उसका दिल हवा में लटक गया था। अगर वह अभी भी एक टीम लीडर को नहीं हरा सका, इतने सालों में उसका जीवन व्यर्थ हो गया था। ये सच है, उस व्यक्ति ने कहा। वह बस सख्त बन रहा है, उसके अलावा बाकी लोग तो बस छोटे मोटे लोग हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। मैं बाद में उसके नेता को फोन करके देखूंगा, एल्डर लियू ने कहा। एल्डर लियू की हैसियत के कारण वह कैप्टन यांग से सीधे बात नहीं करना चाहता था। भले ही कैप्टन यांग के वरिष्ठ अधिकारी ने उससे संपर्क किया हो, एल्डर लियू फिर भी उसका दर्जा कम करना चाहता था। वैसे उसके जैसे कप्तान को इस बारे में कैसे पता चला? एल्डर लियू ने अचानक पूछा। यह मामला एक रहस्य माना जाता है। उसे कैसे पता चला, ये स्पष्ट नहीं है। आदमी ने एक पल सोचा और कहा। हो सकता है कि उसे गलती से इस बारे में पता चला हो जब वह कोई अन्य मामला संभाल रहा था। आखिर कैप्टन यांग की तो बात ही क्या, जो कैप्टन थे उनसे ऊंचे पद पर बैठे लोगों को भी इस बारे में पता नहीं था। अगर कैप्टन यांग को यह मिल जाता तो बहुत संभावना थी कि उन्हें ये सहयोग से ही मिल जाता। एल्डर लियू ने सिर हिलाया। उसने भी अपने दिल में यही सोचा, लेकिन इसने उसे अपने दिल में महानिदेशक लियू और वांग दाफू को कोसने से नहीं रोका। एल्डर लियू ने सिर हिलाया। उसने भी अपने दिल में यही सोचा, लेकिन इसने उसे अपने दिल में महानिदेशक लियू और वांग दाफू को कोसने से नहीं रोका। एल्डर लियू समझ गए कि ये लोग स्पष्ट रूप से उन्हें अकेला छोड़ना चाहते थे। उन्होंने पहले ही उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने दिया था। अंत में इन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और इसे गुप्त रूप से करने पर जोर दिया। इस बार ये कैप्टन यांग को पता चला। अगर उन्हें पता नहीं चलता तो उन्हें भी अंधेरे में रखा जाएगा। इस दृष्टिकोण से एल्डर लियू को लगा कि उन्हें अभी भी कैप्टन यांग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बार महानिदेशक लियू और वांग दाफू सफल हो गए तो मिठास का स्वाद चखने के बाद वे निश्चित रूप से अकेले काम करना जारी रखेंगे। इस तरह वे बहुत सारे लाभ खो देंगे। सौभाग्य से उनके ऑपरेशन का पता चल गया था। अगर ये एल्डर लियू के चरित्र के साथ होता तो वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उन्हें अकेले ऐसा करने के लिए किसने कहा? वे उनकी बात नहीं सुनते और वे उन्हें छोड़ना भी चाहते थे। हालांकि एल्डर लियू नाराज थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वास्तव में वे महानिदेशक लियू और अन्य लोगों के साथ एक ही नाव पर सवार एक टिड्डा थे। अगर महानिदेशक लियू और अन्य लोगों को कुछ हो गया तो वे जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बार भाग नहीं लिया, लेकिन जो चीजें पहले हुई थी और यह निश्चित रूप से उजागर होगी। इसलिए भले ही उसने पहले ही महानिदेशक लियू और वांग दाफू को अपने दिल में आधा मरने तक डांटा था, फिर भी उसे एक रास्ता सोचना पड़ा। 1937 कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, एल्डर लियू ने उस व्यक्ति से कहा। अभी इसे जारी मत रखो, अभी इसे बंद करो। हम इस बारे में चर्चा के बाद बात करेंगे। निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो इस मामले के बारे में जानते होंगे। मुझे डर है कि हमें काफी खर्च करना पड़ेगा। एल्डर लियू जितना ज्यादा बोलते गए, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया।
अगर डायरेक्टर जनरल लियू वान दाफू और निजी फैसले लेने वाले दूसरे लोग न होते तो उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें कुछ लोगों का मुंह बंद करने के लिए संपर्क बनाने और पैसे खर्च करने की जरूरत थी। हालांकि एल्डर लियू ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार जो पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया है वह डायरेक्टर जनरल लियू वान दाफू और अन्य लोगों से काटा जाएगा। वह संभवतः पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, है न? ठीक है एल्डर लियू, मैं दूसरों को सूचित करूंगा। कुछ देर के लिए शांति रहेगी, आदमी ने कहा। ठीक है, एल्डर लियू ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उस आदमी को जाने के लिए कहा। ग्रेटर दैन उस व्यक्ति के जाने के बाद एल्डर लियू ने कुछ देर तक डायरेक्टर जनरल लियू और वान दाफू को कोसा। उसके बाद उन्होंने कैप्टन यान के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। बूढ़े यान, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। जब कैप्टन यान, भाई वान और अन्य लोग महानिदेशक लियू और वान दाफू से पूछताछ कर रहे थे तो एक घबराई हुई और चिंतित आवाज सुनाई दी। कैप्टन यान ने जब यह आवाज सुनी तो वह थोड़ा उदास हो गए, लेकिन फिर भी पूछताछ कक्ष से बाहर चले गए। उन्होंने उस युवक की तरफ देखा जो घबराकर भाग रहा था और कहा, बॉस क्या बात है? जो व्यक्ति आया था वह कैप्टन यान का वरिष्ठ था। कैप्टन यान काफी युवा था, गुआन फैंग की ही उम्र का एक युवा। ये व्यक्ति आसमान से उतरा था। उसे कुछ भी नहीं पता था और उसने बहुत मजाक किया था। हालांकि कैप्टन यान सहित सभी लोग अपने दिल में समझ गए थे ये व्यक्ति केवल सोना कमाने के लिए नीचे आया था। उसके पास योग्यता नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास एक पृष्ठभूमि थी। और क्या तुम क्या कर रहे हो? तुमने वास्तव में महानिदेशक लियू, चीफ ली, वान दाफू और अन्य को गिरफ्तार किया है। तुम्हें हिम्मत किसने दी? क्या तुम पागल हो? युवक कैप्टन यान के सामने चला गया और उसे डांटा। उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव स्पष्ट था। चीफ, उन्होंने अपराध किया है, मैं उन्हें पूछताछ के लिए वापस लाऊंगा, कैप्टन यान ने कहा। अगर उन्होंने कोई अपराध भी किया है तो भी आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। युवक ने सीधे सीधे कहा, आप अपनी और उन लोगों की पहचान क्यों नहीं देखते? उनसे पूछताछ करने का आपको क्या अधिकार है? क्यों नहीं? जिसने भी अपराध किया है वह अपवाद नहीं हो सकता, कैप्टन यान ने कहा। वह पीछे नहीं रहना चाहता था। आमतौर पर अपने इस वरिष्ठ के लिए उसे अपने वरिष्ठ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब दूसरा पक्ष अपने शब्दों के साथ और भी अधिक स्पष्ट था। इससे कैप्टन यान और भी अधिक निराश हो गया। अपनी पहचान पर ध्यान दो, तुम अब कप्तान नहीं हो, तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हारे पास उससे पूछताछ करने के लिए क्या योग्यता है? युवक को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि कप्तान यान ने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन यान को और भी गुस्सा आया जब उसने देखा कि युवक इस मामले के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले वान दाफू ने केवल इस युवक को फोन किया था और कैप्टन यान का कप्तान के रूप में पद छीन लिया गया था। कैप्टन यान स्वाभाविक रूप से अपने दिल में बहुत दुखी थे। मुझे पता है कि मेरी वर्तमान पहचान क्या है, इसलिए मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ नहीं की, कैप्टन यान ने कहा। पूछताछ का प्रभारी कोई और है? कौन? युवक ने गुस्से से कहा। फिर वह सीधे पूछताछ कक्ष में चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, वान दाफू से पूछताछ करने वाले कुछ लोग थे। हालांकि ये लोग सिर्फ साधारण कर्मचारी थे, वे सभी निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे जिनका अस्तित्व उसे आमतौर पर परवाह नहीं था। मिस्टर वान, क्या आप ठीक हैं? आपके अधीनस्थ समझदार नहीं हैं। आप थके हुए हैं, आप थके हुए हैं। जब युवक ने वान दाफू को देखा तो वह जल्दी से वान दाफू की ओर चला गया और माफी मांगी। शुरू में तो वान दाफू को चिंता होने लगी थी, आखिरकार इस बार तो वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। कैप्टन यान का प्रदर्शन बहुत ही कठिन था। वान दाफू को तो ये भी लगा कि वह मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन इस युवक का रवैया देखकर वान दाफू को राहत महसूस हुई। उसे ये भी समझ में आ गया कि वह इस इलाके का सबसे अमीर आदमी है। उसके बहुत सारे संपर्क हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो कोई न कोई उसे बाहर निकालने का उपाय जरूर सोचेगा। कैप्टन यान सिर्फ एक छोटा सा दल नेता था, इसके अलावा अब उसके पास दल नेता का पद नहीं था। उसे उससे क्यों डरना चाहिए? एक छोटा दल नेता उसके साथ क्या कर सकता था? तुम अब भी नहीं चाहते कि तुम्हारे आदमी मुझे जाने दे? वान दाफू ने युवक से कहा। ठीक है मिस्टर वान, कृपया 1 मिनट रुके, युवक ने कहा। युवक ने वान दाफू से विनम्रता से कहा। उसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और पूछताछ के प्रभारी कुछ लोगों की ओर देखा। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से मिस्टर वान को रिहा करो। हालांकि युवक की बातें बहुत उपयोगी नहीं लग रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद पूछताछ के प्रभारी कुछ लोगों ने वान दाफू को तुरंत रिहा नहीं किया। इसके बजाय वे कैप्टन यान की ओर देखने लगे। जाहिर है वे कैप्टन यान की राय पूछ रहे थे। वान दाफू की तिरस्कार भरी निगाहों को देखते हुए युवक ने गुस्से से कहा, आप सबका क्या मतलब है? मैं आपसे काम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? जल्दी से मिस्टर वान को रिहा करो। चीफ, उनके लिए चीजें मुश्किल मत बनाएं। वान दाफू उन्हें जाने नहीं देगा, कैप्टन यान ने कहा। इस बार कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। कैप्टन यान ने इस बार मन बना लिया था, चाहे कोई भी विनती करने आए वह उन्हें जाने नहीं देगा। इससे पहले वह वान दाफू और अन्य लोगों को जाने नहीं देता था। हुआन फैंग ने पहले ही उससे कहा था कि वह उन्हें रिश्ता खोजने में मदद करेगा। कैप्टन यान को अब हुआन फैंग पर बहुत भरोसा था, इसलिए कैप्टन यान को लगा कि भले ही वह अभी दबाव महसूस करे, लेकिन ये केवल एक पल के लिए होगा। जब तक वह दबाव झेल सकता है उसके बाद का मामला आसानी से सुलझ जाएगा। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? युवक ने गुस्से से कहा। लगता है तुम्हारी बातें बेकार हैं। वान दाफू ने युवक से मजाक में कहा, क्या ये तुम्हारा बॉस नहीं है? बाकी लोगों ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? नेता होना वाकई एक विफलता है। वान दाफू के शब्दों ने युवक को शर्मिंदा और नाराज कर दिया। हालांकि वह वान दाफू पर नाराज नहीं हुआ, इसके बजाय उसने ये गुस्सा कैप्टन यान पर उतार दिया। कैप्टन यान को देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चाहता था कि वह इस कैप्टन यान को खा जाए जिसने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। हालांकि उस युवक के पास कोई रौबदार तरीका नहीं था। कैप्टन यान ने निडरता से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी नुकसान में है। कैप्टन यान के रवैये से युवक गुस्से से कांप उठा। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। अब उसे एहसास हुआ कि उसे अनदेखा किया जा रहा था, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। आप सभी को निलंबित कर दिया गया है। युवक ने कुछ पूछताछकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस, मुझे डर है कि आपके लिए ऐसे खोखले शब्द कहना बेकार है। चलिए प्रक्रिया से गुजरते हैं।
कैप्टन यांग ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, आप सब लोग इंतजार करें और देखें। युवक ने गुस्से से कहा। उसके बाद युवक वांग दाफू की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर वांग, 1 मिनट रुकिए, मैं औपचारिकताएं पूरी करके इन बदमाशों को अपनी ड्यूटी से हटा दूंगा। जाओ जाओ, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहता, वांग दाफू ने कहा। चूंकि इस युवक का रवैया इतना घटिया था, इसलिए उस स्थिति में वांग दाफू को दूसरे पक्ष के साथ एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक वांग दाफू को पता था कि इस युवक के कुछ संबंध उच्च अधिकारियों से हैं। हालांकि उस तरह का रिश्ता उसके महानिदेशक ली और अन्य लोगों के सामने था। यह कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, इसलिए वांग दाफू ने उन्हें अपनी नजरों में नहीं रखा। युवक को नहीं पता था कि वांग दाफू के दिल में उसका कोई वजन नहीं था। वांग दाफू का अभिवादन करने के बाद वह जल्दी से प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए बाहर चला गया और इन लोगों को निलंबित कर दिया। बेशक जाने से पहले युवक कैप्टन यांग और अन्य लोगों को चेतावनी भरी नजर से देखना नहीं भूला। मैं कहता हूँ, तुम लोग इतने जिद्दी क्यों हो? क्या अब तुम संतुष्ट हो कि तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया है? युवक के जाने के बाद वांग दाफू ने कैप्टन यांग की ओर देखा और कहा, बताओ, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने हमें रिहा कर दिया है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम अपना पद बरकरार रख सकते हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। क्या ये सभी के लिए खुशी की बात नहीं है? तुम सब इतने जिद्दी क्यों हो? ये भी वही बात थी जो वांग दाफू समझ नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि कैप्टन यांग उनकी देखभाल करने पर इतना जोर दे रहा था। हालांकि इससे पहले भी उन दोनों के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन वांग दाफू की राय में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता था। वह कैप्टन यांग और बाकी लोगों को पर्याप्त पैसा दे सकता था और वह अपनी पिछली नाखुशी को भूल सकता था। हालांकि कैप्टन यांग का रवैया वांग दाफू की उम्मीद से परे था। उन्होंने वास्तव में उनके अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय उनका ख्याल रखने पर जोर दिया। इस मामले की कठिनाई को एक तरफ रखते हुए आखिरकार वह महानिदेशक ली और अन्य, यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण कप्तान द्वारा किया जा सकता था। अगर यह सच में किया भी गया तो कैप्टन यांग को इससे क्या लाभ हो सकता है? उनकी स्थिति बहाल हो सकती है, उनका पद बढ़ सकता है। महानिदेशक लियो इन चीजों से निपटने में उनकी मदद कर सकते हैं। जब तक वे उन्हें जाने देते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। उन्हें उनके आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कैप्टन यांग के लिए उनसे छुटकारा पाना वाकई आसान नहीं था। वांग दाफू की राय में कैप्टन यांग की हरकतें एक मूर्ख की तरह थी। नहीं, वह एक बेवकूफ से भी ज्यादा बेवकूफ था, क्योंकि एक बेवकूफ को भी पता होता है कि उसे क्या करना है। इसके अलावा कैप्टन यांग के लिए उनसे छुटकारा पाना वाकई आसान नहीं था। वांग दाफू की राय में कैप्टन यांग की हरकतें एक मूर्ख की तरह थी। नहीं, वह एक बेवकूफ से भी ज्यादा बेवकूफ था, क्योंकि एक बेवकूफ को भी पता होता है कि उसे क्या करना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ऐसी बकवास मत करो। अगर तुम में दम है तो जल्दी करो और हमारी जांच में हमारा सहयोग करो, कैप्टन यांग ने वांग दाफू से कहा। हंस, वांग दाफू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हमारे मामले की जांच के बारे में मत सोचो। तुम्हें अपना रास्ता खुद ही सोचना चाहिए। मुझे किसी तरह से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कैप्टन यांग ने कहा। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम इससे बच निकलने के बारे में भूल जाओ। सच में? तो फिर देखते हैं और देखते हैं, वांग दाफू ने व्यंग्य किया। अब वह कमोबेश शांत हो चुका था, वह भी बहुत कुछ समझ चुका था। वह सिर्फ एक छोटी सी टीम लीडर का सामना कर रहा था। उसे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। युवक के प्रदर्शन को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। बाहर भी लोग थे जो उसे और बाकी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। 1938 सुदृढ़ीकरण आ गया है। 2 पूछताछ कक्ष से बाहर निकलने के बाद कैप्टन यांग भी बहुत घबराया हुआ था। उसे नहीं पता था कि हुआन फैंग कैसा है। हालांकि अब वह घबराया हुआ था और यह पहले से अलग था। इससे पहले कैप्टन यांग बदला लेने से डरता था, इसलिए उसने कुछ और तरीका सोचा जिससे हुआन फैंग, वांग दाफू और अन्य लोगों से निपट सके। लेकिन अब उसे पहले ही उसके पद से हटा दिया गया था। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए अब उसे अपने बारे में चिंता नहीं थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि वह वांग दाफू और बाकी लोगों को सजा नहीं दे पाएगा। हालांकि इस बार कैप्टन यांग ने हुआन फैंग को इस बारे में पूछने के लिए नहीं बुलाया। हुआन फैंग ने पहले ही कहा था कि वह इसे अच्छी तरह से संभाल लेगा और उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कैप्टन यांग ने फिर भी हुआन फैंग पर विश्वास करना चुना। जब सूरज उगाया तो वांग दाफू और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें जहाज पर मौजूद चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि यह क्या है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। कैप्टन यांग ने हुआन फैंग के फोन का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने वरिष्ठ को गर्व से भरे चेहरे और हाथ में कुछ कागज के टुकड़े लिए हुए चलते हुए देखा। इसे ले लो, यही वो प्रक्रिया है जिसके बारे में तुमने पूछा था। ये सब यहाँ है, अब से तुम सभी को निलंबित कर दिया गया है, कैप्टन यांग के वरिष्ठ ने कैप्टन यांग और उनके वफादार अधीनस्थों से कहा। जैसा कि अपेक्षित था, जब उन लोगों ने उसकी बातें सुनी तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए। हालांकि उन्होंने भी सोचा था कि ऐसा ही नतीजा आएगा। उन्होंने कुछ तैयारियां भी की थी, लेकिन जब यह नतीजा वाकई उनके सामने आया तो उन्हें अपने दिल में बहुत असहजता महसूस हुई। आखिरकार वे कैप्टन यांग, भाई वांग और अन्य लोगों की तरह ही थे। उन्हें ये नौकरी खोने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कैप्टन यांग के पक्ष में खड़े होने पर जोर दिया था। उनमें से एक कैप्टन यांग पर भरोसा करता था। कैप्टन यांग ने अतीत में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। दूसरा कारण ये था कि वे वांग दाफू, महानिदेशक ली और अन्य लोगों को इससे बचते हुए नहीं देखना चाहते थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैप्टन यांग ने उनसे पहले वादा किया था। इस घटना के पीछे कोई था जो उनकी मदद कर रहा था। वे अंत में ठीक हो जाएंगे। वांग दाफू और अन्य लोगों को कैप्टन यांग पर उनके भरोसे के कारण निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। वे सभी कैप्टन यांग की बात पर विश्वास करते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। कैप्टन यांग ने जिस सुदृढ़ीकरण का उल्लेख किया था वह अभी तक नहीं आया था। उनके निलंबन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। वे सभी कैप्टन यांग जैसी ही स्थिति में थे। वे सभी व्यक्त थे। स्वाभाविक रूप से वे अब वांग दाफू और अन्य लोगों से पूछताछ करने के योग्य नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उन्होंने अपने नेता को स्पष्ट रूप से नाराज कर दिया था। वांग दाफू, महानिदेशक ली और अन्य को इस बार उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया था।
उसके बाद इन लोगों की वजह से वे अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करना चाहते थे। उनके लिए ऐसा करना लगभग असंभव था। उनके पेशेवर जीवन अब से एक बड़ा बदलाव होगा। कैप्टन यांग का हाव भाव भी अच्छा नहीं था। उसे खुद इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी वह पहले ही सफेद हो चुका था। हालांकि अगर उसकी वजह से दूसरों को फंसाया जाता तो भी वह अपने दिल में बहुत असहज महसूस करता। इसलिए कैप्टन यांग ने उन कुछ लोगों की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से देखा और कहा, भाइयों, मुझे खेद है। यह मैं ही था जिसने आप सभी को फंसाया। कप्तान, आप क्या कह रहे हैं? हम आपको दोष नहीं देते। उन्होंने कहा, हाँ, अगर कोई कप्तान नहीं भी होता तो भी हम ऐसी स्थिति का सामना करते समय चुपचाप बैठे नहीं रहते। ये सही है। वे कुछ लोग कैप्टन यांग को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उन्हें डांटने का जरा भी इरादा नहीं था। हालांकि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उन्होंने बंदरगाह पर ही रहना चुना। दरअसल जब वे दूसरों के साथ नहीं गए थे तो उन्हें पहले से ही इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए वे अपने दिल में कमोबेश तैयार थे। यह उनका अपना चुनाव था। वे कैप्टन यांग सहित किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। पाल वान दाफू गर्व से भरे चेहरे के साथ बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले, क्या मार्मिक दृश्य है। मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरे आंसू बहने वाले हैं। मार्मिक दृश्य, मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरे आंसू निकलने वाले हैं। KB 4, वान दाफू, इतना घमंड मत करो, कोई न कोई तुम्हें जल्दी या बाद में ठीक कर देगा। कैप्टन यांग ने उदास चेहरे के साथ कहा, क्या ऐसा है? कौन है, आप या वे? हाँ, वान दाफू जोर से हंसा, कैप्टन यांग और अन्य लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज करते हुए। जब कैप्टन यांग और अन्य लोगों ने देखा कि वान दाफू कितना घमंडी है तो उनके चेहरे बदसूरत हो गए, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आप लोग बस इंतजार करें कि क्या किया जाएगा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, वान दाफू ने कैप्टन यांग और अन्य लोगों से कहा। ये सही है, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस समय अचानक बाहर से एक आवाज आई। जब कैप्टन यांग ने यह आवाज सुनी तो एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गया, फिर वह खुशी से पागल हो गया। आवाज का मालिक वास्तव में हुआन फैंग था। निश्चित रूप से जब सभी ने अवचेतन रूप से दरवाजे की ओर देखा तो उन्हें हुआन फैंग की आकृति दिखाई दी। उसके पीछे कुछ लोग थे। इन लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव और असाधारण आभा थी। हुआन फैंग, तुम यहाँ क्यों हो? वान दाफू ने हुआन फैंग से पूछा। उसके चेहरे पर संदेह और गुस्सा था। हुआन फैंग के प्रति वान दाफू की नफरत जरा भी कम नहीं हुई। हालांकि एल्डर लियू की चेतावनी और हुआन फैंग की अपनी पहचान और ताकत के कारण वान दाफू ने हुआन फैंग से बदला लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वान दाफू वास्तव में अपने दिल में हुआन फैंग के साथ सुलह करने के लिए तैयार था। इसलिए हुआन फैंग को देखकर वान दाफू के चेहरे पर अभी भी कोई अच्छा भाव नहीं था। उसे हैरानी इस बात की थी कि हुआन फैंग पहले ही कुछ समय के लिए गायब हो चुका था। वह अचानक इस समय यहाँ क्यों दिखाई दिया? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। बेशक, हुआन फैंग ने वान दाफू से कहा। उसके बाद कुछ लोग ऊपर आए और वान दाफू के पास चले गए। इस समय महानिदेशक लियू और अन्य वे अभी बाहर आए थे और उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अंत में उन्हें फिर से हथकड़ी लगा दी गई। हालांकि इस बार उन्हें हथकड़ी लगाने वाला व्यक्ति ये सिर्फ एक अलग व्यक्ति था। हुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मुझे जाने दो। वान दाफू ने तीव्रता से संघर्ष किया। चुप रहो, ईमानदार रहो। वान दाफू को हथकड़ी लगाने वाले व्यक्ति ने उसे शालीनता से व्यवहार करने के लिए जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ताकत हल्की नहीं थी और इसने वान दाफू को मुस्कुरा दिया। मुझे जाने दो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे गिरफ्तार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे नेता को ढूंढना चाहता हूँ। दूसरी तरफ महानिदेशक लियू भी संघर्ष कर रहे थे। दरअसल हालांकि डायरेक्टर जनरल लियू को कैप्टन यांग और अन्य लोगों द्वारा वापस लाया गया था, लेकिन उनकी पहचान के कारण कैप्टन यांग और अन्य लोग स्पष्ट रूप से योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई। किसने सोचा होगा कि इस बार उन्हें कुछ अजनबियों ने हथकड़ी लगाई थी। डायरेक्टर जनरल लियू को गुस्सा क्यों नहीं आता? चुप रहो। महानिदेशक लियू का सामना करते समय भी उन लोगों के चेहरे पर कोई अच्छा भाव नहीं था, या यूं कहीं कि उनके चेहरे पर शुरू से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं आया था। वे बर्फ की तरह ठंडे थे। आप लोग कौन हैं? आप यहाँ बेतरतीब ढंग से लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? कैप्टन यांग के वरिष्ठ अधिकारी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने हुआन फैंग द्वारा लाए गए कुछ लोगों को डांटा। इस समय हुआन फैंग के पीछे से एक और व्यक्ति बाहर आया और कैप्टन यांग के वरिष्ठ से कहा, आपको निलंबित कर दिया गया है। कृपया हमारे साथ आएं और जांच में सहयोग करें। क्यों? आपने मुझे क्यों निलंबित किया? मुझे आपका अनुसरण क्यों करना चाहिए? कैप्टन यांग के वरिष्ठ अधिकारी को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उनसे ऐसे शब्द कहेंगे। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वह दबंग था। यह मेरा पहचान पत्र है। उस आदमी ने एक पहचान पत्र निकाला और कैप्टन यांग के वरिष्ठ के सामने उसे लहराया। जब कैप्टन यांग के वरिष्ठ ने पहचान पत्र देखा तो उनका पूरा शरीर कांप उठा। हुआन फैंग जैसा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का सदस्य उनके विभाग में नहीं था। हुआन फैंग का पीछा करने वाले ये लोग अब उनके ही विभाग के थे। इसके अलावा वे अपने विभाग में सर्वोच्च अस्तित्व थे। ये लोग राजधानी से थे। इसके तुरंत बाद किसी ने आकर कैप्टन यांग के वरिष्ठ को हथकड़ी लगा दी। कैप्टन यांग के वरिष्ठ इस दौरान पूरी तरह से अवाक रह गए। उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, नहीं उन्होंने कोई संघर्ष किया। उन्हें ले जाओ, हुआन फैंग ने उन लोगों से कहा। हाँ, वे लोग हुआन फैंग के प्रति बहुत विनम्र थे। उसकी बातें सुनने के बाद वे वहाँ से चले गए, वान दाफू और अन्य लोगों के साथ। केवल हुआन फैंग अभी भी यहाँ था। कैसा है? क्या आप ठीक हैं? हुआन फैंग कैप्टन यांग के पास गया और पूछा। मैं ठीक हूँ, सौभाग्य से आप समय पर आ गए, अन्यथा इन लोगों को जाने दिया जाता। कैप्टन यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा। जब उस आदमी ने अपना पहचान पत्र निकाला तो कैप्टन यांग ने भी उसे देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फैंग इन लोगों को यहाँ आमंत्रित कर पाएगा। ये सभी लोग राजधानी से यहाँ भागकर आए थे। ये जगह संप्रभु राज्य से बहुत दूर थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हुआन फैंग को इतना समय लग गया। हालांकि समय के हिसाब से हुआन फैंग को कल रात ही उस जगह पर फोन कर देना चाहिए था। उसके बाद वे लोग रात भर भागकर आए। इससे ये पता चलता है कि हुआन फैंग बहुत सक्षम था। कैप्टन यांग ने तो यहाँ तक सोचा कि भले ही वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अन्य सदस्य ही क्यों न हो। जाहिर है हुआन फैंग की पहचान साधारण नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के भीतर भी वह एक साधारण अस्तित्व नहीं था।
अन्यथा उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा नहीं होती। इन लोगों की मौजूदगी से कैप्टन यान को पूरी तरह राहत मिली। अगर ये लोग अभी भी वांग दाफू, डायरेक्टर जनरल लियो और बाकी लोगों को नहीं संभाल पाए तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि वांग दाफू और डायरेक्टर जनरल लियो के भी कनेक्शन थे, लेकिन इन लोगों के सामने ये काफी नहीं है। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, तुम्हारे वरिष्ठ को ले जाया गया है, मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, कुआन फैंग ने कहा। लेकिन मेरी स्थिति उजागर हो गई है, कैप्टन यांग ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, आपकी नियुक्ति की सूचना जल्द ही भेज दी जाएगी, भविष्य में आप अब छोटे कप्तान नहीं रहेंगे, कुआन फैंग ने कहा। फिर उसने कैप्टन यांग के बगल में बैठे लोगों की ओर देखा। उनमें से कुछ को कैप्टन यांग के साथ निकाल दिया गया था, कुछ को अभी अभी निलंबित किया गया था। आप सब भी यही रहें, पहले के निलंबन आदेश बहुत जल्द ही समाप्त कर दिए जाएंगे, कुआन फैंग ने कहा। कुआन फैंग की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। आखिरकार वे अगर चाहे तो निलंबित नहीं होना चाहते थे, वे वास्तव में यही रहना चाहते थे। 1939 ड्यूटी की बहाली ये शब्द कहने के बाद हुआन फैंग पीछे मुड़ा और चला गया। उसे अभी भी दूसरे काम निपटाने थे। हालांकि कैप्टन यांग और अन्य लोग अभी भी सुखद आश्चर्य और सदमे की स्थिति में थे, विशेष रूप से कैप्टन यांग। शुरू में कैप्टन यांग अभी भी हुआन फैंग की मौजूदगी के बारे में सोच रहे थे। अगर वह इस मामले को संभालते तो वे वांग दाफू, महानिदेशक लियो और अन्य को दंडित कर पाते। अगर ऐसा होता तो शायद उनकी स्थिति बहाल हो जाती। कैप्टन यांग को यही सबसे अच्छी उम्मीद थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि न केवल वह अपना पद वापस पा सकेगा, बल्कि ऐसा करने में भी सक्षम होगा। इसके अलावा कुआन फैंग के अनुसार उसे पदोन्नति मिलने वाली थी। कैप्टन यांग के लिए, जो कई वर्षों से कैप्टन के पद पर था, खासकर तब जब उसे अपने पद से मुक्त कर दिया गया था, इस नियुक्ति ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। बाकी लोगों की बात करें तो हालांकि उन्हें पदोन्नति की खबर नहीं मिली थी, लेकिन उनके पिछले पदों की बहाली से ही वे काफी खुश थे। इसका मतलब था कि उनका पिछला फैसला सही था। इसके अलावा कैप्टन यांग को पदोन्नति मिलने वाली थी। ये लोग सभी इस बार कैप्टन यांग के पक्ष में मजबूती से खड़े थे। फिर भविष्य में वे कैप्टन यांग के साथ एक ही पक्ष में होंगे। उनके भविष्य के लिए ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। कप्तान, क्या आपको लगता है कि वह ये निर्णय ले सकते हैं कि हमारे साथ क्या करना है? भाई वांग ने चिंतित होकर पूछा। बेशक, भाई वांग भी अपना पद फिर से संभालना चाहते थे, लेकिन हुआन फैंग उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य का दर्जा खास था, लेकिन उनके लिए इन लोगों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए हालांकि हुआन फैंग की बातों से वे बहुत खुश हुए। हालांकि भाई वांग को ये भी डर था कि हुआन फैंग इस मामले पर फैसला नहीं ले पाएंगे। ये सही है कैप्टन, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह हमारी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्या वह हमारी नियुक्ति का फैसला कर सकता है? एक अन्य व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, कैप्टन यांग ने शांत भाव से कहा। जब तक वह ऐसा कहता रहेगा तब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी। पहले कैप्टन यांग ने हुआन फैंग पर विश्वास नहीं किया और उस पर संदेह किया। हालांकि घटना के बाद ये साबित हो गया कि हुआन फैंग ने उससे झूठ नहीं बोला। हुआन फैंग ने क्या कहा? उसके बाद हुआन फैंग ने उसे वांग दाफू और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। हुआन फैंग अन्य मामलों से निपटेगा, लेकिन कैप्टन यांग ने उस पर विश्वास करना चुना। हुआन फैंग ने एक बार फिर वही किया जो उसने कहा था। इसलिए कैप्टन यांग को अब हुआन फैंग पर बहुत भरोसा था। हालांकि वह हुआन फैंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन वह एक बात जानता था, हुआन फैंग निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जो करता था वह कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। इसलिए अब जबकि हुआन फैंग ने कहा कि वे अपनी पोस्ट पर वापस लौट सकेंगे, तो कैप्टन यांग को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह अच्छी बात है। जब सभी ने देखा कि कैप्टन यांग कितने आश्वस्त थे तो उन्हें राहत महसूस हुई। ठीक है, चूंकि यह जगह पहले ही हमें सौंप दी गई है, कहा। कैप्टन यांग ने अपने हाथों से ताली बजाए और कहा, हालांकि वांग दाफू और अन्य लोगों को ले जाया गया है, लेकिन हम सभी इस मामले के बारे में कुछ विवरण जानते हैं, इसलिए हम सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, अन्य संदिग्धों की जांच कर सकते हैं और इसी तरह हुआन फैंग और उसके साथ आए लोगों के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस मामले की जांच किससे करते हैं, हम उसके लिए ही कर सकते हैं। यह मेरे और आप सभी के लिए एक मौका है। यह मामला शायद कोई छोटा मामला नहीं है। अगर हम इसमें योगदान दे सकते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे भविष्य के विकास में एक बड़ा योगदान होगा। ये बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि वांग दाफू, महानिदेशक लियो और अन्य को ले जाया गया था, लेकिन कैप्टन यांग को नहीं लगा कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह मामला उनके लिए एक अवसर था। वे पहले से ही इस मामले के बारे में कुछ बातें जानते थे। वे जांच जारी रख सकते थे और हुआन फैंग और अन्य लोगों को कुछ मदद दे सकते थे। उसके बाद उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जब बाकी लोगों ने कैप्टन यांग की बातें सुनी तो वे भी बहुत उत्साहित हुए। वे इस मामले की कुछ स्थिति पहले ही समझ चुके थे। वे सभी समझ गए थे कि यह एक बहुत बड़ा मामला था। एक बार जब ये बंद हो गया, अगर वे इस मामले में कुछ मदद कर सकते हैं, अगर वे कुछ योगदान कर सकते हैं, तो ये भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। इसलिए हालांकि उन्होंने पूरी रात आराम नहीं किया, वे सभी बहुत उत्साहित थे। कैप्टन यांग की व्यवस्था के तहत उन्होंने व्यवस्थित तरीके से जांच की। टिक्राना एल्डरलियो के निवास में उसने एक और चायदानी जमीन पर फेंक दी। चायदानी टुकड़े टुकड़े हो गई। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मानो वह रातों रात 10 साल बूढ़ा हो गया हो। पहले वह स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट था, लेकिन अब वह एक साधारण बूढ़ा आदमी था। कोई अंतर नहीं था। क्या तुमने जो कहा वह सच है? एल्डरलियो ने कांपती आवाज में कहा। 25, ये सब सच है। एल्डरलियो को खबर देने आया व्यक्ति एक बार फिर एल्डरलियो के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उसका हाव भाव भी बहुत बुरा था और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। क्या सचमुच कोई राजधानी से आया है? एल्डरलियो ने पुष्टि की। ये सच है, मैं अभी सुबह ही आया हूँ, उस आदमी ने कहा। उन सभी को हुआन फैंग द्वारा लाया गया था। आने के बाद वे वांग दाफू और महानिदेशक लियो को ले गए। हुआन फैंग, आदमी ने पूछा। एल्डरलियो उस नाम को याद कर रहे थे जिसने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। अगर हुआन फैंग न होता तो वांग दाफू, महानिदेशक लियो और अन्य लोग अब तक बाहर आ गए होते और अब तक उनकी कुछ पूंछों का ख्याल रखा गया होता।
हालांकि अब सब कुछ अलग था। महानिदेशक लियू, वांग दाफू और अन्य वे सभी भागने से पहले ही पकड़े गए। इसके अलावा इस बार उन्हें गुप्त रूप से बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि एल्डर लियू को भी अभी तक पता नहीं चल पाया था कि उन्हें कहाँ बंद किया गया था। ये हुआन फैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एल्डर लियू ने आह भरते हुए कहा। हमने उसे कम आंका है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य के रूप में उसकी पहचान कुछ भी नहीं है। हालांकि स्पेस टाइम कार के मालिक के रूप में पहले हम सभी ने इस बिंदु को अनदेखा किया है। अब ऐसा लगता है कि जिन लोगों को वो जानता है उनका दर्जा काफी ऊंचा है। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें वो जानता है। दरअसल हालांकि एल्डर लियू ने वांग दाफू को हुआन फैंग को न छूने के लिए कहा था, लेकिन वह वास्तव में हुआन फैंग से नहीं डरता था। उसके दृष्टिकोण से भले ही हुआन फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का सदस्य था, फिर भी वही बड़ा बॉस था। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे अपनी खुद की परवाह नहीं थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका निर्णय गलत था। इस मामले में हुआन फैंग की बड़ी भूमिका थी, या ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग के अस्तित्व के कारण इस मामले की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी, जिससे वे एक मुश्किल स्थिति में आ गए थे। बड़े लियू, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि महानिदेशक लियू और अन्य लोगों को कहाँ लाया गया है, लेकिन मुझे डर है कि वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे। आदमी ने कहा। दरअसल सिर्फ एल्डर लियू ही इस छोटे से घेरे में नहीं थे। एल्डर लियू को खबर देने आया व्यक्ति भी इस छोटे से घेरे में था। उसे भी इस मामले के बारे में पता था, लेकिन वो आमतौर पर एल्डर लियू के बहुत करीब था, या यूं कहिए कि वो सिर्फ एल्डर लियू के आदेशों को सुनता था। इसलिए जब वांग दाफू, महानिदेशक लियू और दूसरे लोग निजी तौर पर व्यापार करने की तैयारी कर रहे थे, तो उसे उस समय पता नहीं था। उसे बाद में ही इस बारे में पता चला। अब इस मामले के उजागर होने का खतरा था, इसलिए वो डर गया, क्योंकि एक बार मामला उजागर हो गया तो वह बच नहीं पाएगा। मुझे अभी भी नहीं पता कि इस मामले में कौन शामिल था। मुझे नहीं पता कि हुआन फैंग ने इस मामले का प्रभारी किसे पाया। एल्डर लियू ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, वापस जाओ और समाचार की प्रतीक्षा करो। मुझे कुछ कॉल करने की जरूरत है। ठीक है एल्डर लियू, उस व्यक्ति ने कहा। वह आदमी यह भी जानता था कि एल्डर लियू के पास संपर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है। न केवल इस शहर में बल्कि राजधानी में भी वह कुछ संपर्क पा सकता था। इसलिए कुछ होने के बाद वह तुरंत एल्डर लियू को खोजने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि एल्डर लियू अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे। वह आदमी कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकता था कि एल्डर लियू द्वारा पाया गया नेटवर्क इस समस्या को हल कर सके। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद एल्डर लियू ने लगातार फोन करके पूछताछ करना शुरू कर दिया कि इस मामले में कौन शामिल है। इससे उनके लिए इस मामले से निपटना और रिश्ते में मध्यस्थता करने के लिए किसी को ढूंढना आसान हो जाएगा। हालांकि चारों ओर पूछने के बाद भी उसे पता नहीं चला शीर्ष पर कौन व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि वे लोग उसके परिचित थे। वे दूसरे पक्ष की पहचान नहीं जानते थे, जिससे एल्डर लियू को एहसास हुआ यह मामला परेशानी भरा हो सकता है। दूसरे पक्ष की पहचान बहुत ऊंची लग रही थी। खतरे को भांपते हुए एल्डर लियू ने जानकारी जुटाने के लिए फोन करना जारी रखा। साथ ही उन्होंने अपने आसपास के लोगों से चुपके से हवाई जहाज की टिकट खरीदने को कहा। जैसे ही उन्हें पता चलता कि कुछ गड़बड़ है, वे तुरंत इस जगह से चले जाते। हालांकि एल्डर लियू के जाने से पहले ही कुछ बिन बुलाए मेहमान उनके घर आ पहुंचे। कृपया हमारे साथ आइए, उन लोगों ने अपनी पहचान बताने के बाद गंभीर भाव से एल्डर लियू से कहा। एल्डर लियू का चेहरा पीला पड़ गया था। उनका शरीर कांप उठा और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, साथियों, क्या आपसे कोई गलती हुई? ठीक है, उन लोगों ने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ आने के बाद आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। एल्डर लियू का शरीर कांप रहा था। हालांकि उन्हें पहले से ही खतरे का आभास हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी इतनी जल्दी आ जाएगी। इससे पहले कि वह आगे बढ़ते, दूसरी पार्टी पहले ही आ चुकी थी। उन लोगों ने एल्डर लियू से बात करने में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत आगे बढ़ गए। किनारे पर उनमें से एक ने एल्डर लियू को बीच में पकड़ लिया और उसे दूर ले गया। इस समय एल्डर लियू को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला था। वह अपने पैरों में कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। अंत में उन्हें उन दो लोगों ने लगभग घसीट कर ले जाया। उन लोगों ने एल्डर लियू से बात करने में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत आगे बढ़ गए। किनारे पर उनमें से एक ने एल्डर लियू को बीच में पकड़ लिया और उसे दूर ले गया। इस समय एल्डर लियू को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला था। वह अपने पैरों में कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। अंत में उन्हें उन दो लोगों ने लगभग घसीट कर ले जाया। एल्डर लियू को ले जाए जाने के बाद शहर से और भी ज्यादा लोगों को ले जाया गया। ये लोग आमतौर पर रुतबे वाले लोग थे। वे या तो ताकतवर या पैसे वाले लोग थे। ऐसा लग रहा था कि इस मामले में बहुत से लोग शामिल थे। इसने काफी हलचल मचाई और एल्डर लियू भी इस मामले में शामिल थे। वह सबसे बड़ा नेता भी नहीं था और वास्तव में उसके पीछे कोई था। हुआन फैंग को वास्तव में आश्चर्य इस बात से हुआ कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में बाई शियाओरा से बात की थी, वह भी इसमें शामिल था। 1940 जुनून एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य इस मामले में शामिल होंगे। ये कुछ ऐसा था जिसकी हुआन फैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी। किसी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी देश में एक बहुत ही खास विभाग था। इसके पास बहुत सारे अधिकार भी थे। आमतौर पर जो लोग इसमें प्रवेश कर सकते थे, उन सभी ने चयन की कई परतों से गुजरा था और उन सभी में मजबूत क्षमताएं और विचार थे। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के बहुत कम सदस्यों को अपने शरीर से समस्या थी। हुआन फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह केवल वांग दाफू को सबक सिखाना चाहेगा। जहाँ तक उस मामले की बात है, तो वास्तव में इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का एक सदस्य शामिल था। इसका मतलब ये भी था कि इस मामले में निश्चित रूप से बहुत से लोग शामिल थे। इसके अलावा निश्चित रूप से उच्च पदों पर बैठे लोग भी थे। बस स्थानीय क्षेत्र के लोग, महानिदेशक लियू, एल्डर लियू और अन्य लोग स्पष्ट रूप से योग्य नहीं थे। समूह में और भी अधिक शक्तिशाली लोग होने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्यों की भागीदारी के कारण यह मामला तूल पकड़ता जा रहा था। उच्च अधिकारियों ने मृत्युदंड का आदेश भी जारी कर दिया था कि वे इस मामले की गहन जांच करें। चाहे कोई भी शामिल हो, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी और किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई जाएगी। बाई शियाओरा ने हुआन फैंग को भी बुलाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के छोटे समूह के नेता को पहले ही नियंत्रित किया जा चुका था। ब्यूरो प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश जारी किया था। इसके अलावा ब्यूरो प्रमुख इस मामले को लेकर बहुत नाराज था।
उसे अपमानित होने का भी एहसास था और वह बहुत क्रोधित हो गया था। टीम लीडर को दंडित करने के अलावा उसने ब्यूरो के सभी सदस्यों पर जांच का भी आदेश दिया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ऐसा कुछ फिर न हो। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य होने के नाते हुआन फेंग की भी स्वाभाविक रूप से जांच होनी थी। हालांकि हुआन फेंग से ऊपर भी कोई था। इसके अलावा उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जो कानून का उल्लंघन करता हो, इसलिए वह इस जांच से डरता नहीं था। चूंकि इस मामले में बहुत से लोग शामिल थे, इसलिए इस मामले ने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। बाकी मामलों के लिए हुआन फेंग को उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उच्च अधिकारियों के लोग थे जो इस मामले की जांच जारी रखते थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि अंत में किसे फंसाया जाएगा और उन्हें किस तरह की सजा मिलेगी। हालांकि एक बात तो तय थी और वह थी वांग दाफू। डायरेक्टर जनरल लियू, एल्डर लियू और बाकी सभी खत्म हो चुके थे। उनके लिए फिर से बाहर आना असंभव था। उनके लिए हुआन फेंग, कैप्टन यांग या यहाँ तक कि गुओयोंग से बदला लेना और भी असंभव था। इसलिए उनमें से कई ने राहत महसूस की। कैप्टन यांग और अन्य लोग इस मामले पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। उच्च अधिकारियों के रवैये और दृढ़ संकल्प को देखने के बाद उन्हें राहत महसूस हुई। सच कही तो जब उन्होंने बड़े शॉट को उन पर हमला करते देखा तो वे भी बहुत घबरा गए थे। अगर वे लोग फिर से बाहर आए तो वे निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। उस समय ये निकाल दिए जाने जितना आसान नहीं होगा और अब उन्हें इस तरह खत्म होते देख सभी को राहत मिली। कैप्टन यांग की नियुक्ति की भी आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी। न केवल उसने अपना पद वापस पा लिया था, बल्कि वह अपने पिछले पद पर भी लौट आया था। उसे कुछ स्तर की पदोन्नति भी मिली थी, जिससे वो उनके समूह का नेता बन गया था। अब से उसे कैप्टन यांग नहीं कहा जा सकता था। भाई वांग और अन्य लोगों के लिए उनके पद भी आधिकारिक तौर पर बहाल कर दिए गए थे। उनमें से कुछ को पदोन्नत किया गया था, जबकि अन्य को पदोन्नत नहीं किया गया था। हालांकि जो लोग इतने सालों पहले कैप्टन यांग के पक्ष में खड़े थे, उन सभी की सराहना की गई थी। हर कोई जानता था कि भले ही उन्हें इस बार पदोन्नत नहीं किया गया हो, लेकिन इस श्रेय के साथ उनका भविष्य का रास्ता बहुत आसान होगा। आखिरकार इतने सारे पद ही थे, सभी को एक साथ पदोन्नत करना असंभव था। जहाँ तक उस आखिरी व्यक्ति की बात है जिसने उस रात बंदरगाह पर महानिदेशक लियो और वांग दाफू के साथ समझौता करने का विकल्प चुना, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था, फिर भी उनके लिए यांग शान का विश्वास हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। भविष्य में उनके दिन आसान नहीं होंगे और वे धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे। उन्हें कुछ महत्वहीन विभागों में पदोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसे परिणाम के बाद कोई किसी को दोष नहीं दे सकता था। यह उस समय उनकी अपनी पसंद का परिणाम था, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वे इसे स्वीकार कर सकते थे। शायद इन लोगों ने नहीं सोचा था कि कैप्टन यांग और बाकी लोग आखिरी हंसी हंसेंगे। वे अभी अपने दिल में इसका पछतावा कर रहे होंगे। हालांकि घटना पहले ही हो चुकी थी, चाहे वे कितना भी पछतावा करें, अब ये बेकार था। इन मामलों से निपटने के बाद हुआन फेंग एक बार फिर गुओ मिंगन के घर लौट आया। इन कुछ दिनों में हुआन फेंग ने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया। वह वांग दाफू और दूसरे लोगों के मामलों में व्यस्त था। आखिरकार उनमें से कुछ को हुआन फेंग ने अपने संपर्कों के जरिए बुलाया था। वह उन लोगों को यूं ही सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकता था। उसे उनके साथ सहयोग करना था। इस तरह इसमें बहुत समय लगेगा और उसके पास गुओ मिंगन के घर पर रहने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। इससे गुओ मिंगन के दिल में थोड़ी निराशा हुई। साथ ही उसे चिंता भी थी कि कहीं हुआन फेंग ने उसके विचारों को समझ तो नहीं लिया और पिछले कुछ दिनों से बाहर ही था। वह यहाँ नहीं आना चाहता था और जानबूझकर उससे दूर रहता था। हुआन फेंग को नहीं पता था कि गुओ मिंगन क्या सोच रहा था। वह बाहर के कामों में व्यस्त था और उसके पास दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। हुआन फेंग को नहीं पता था कि गुओ मिंगन क्या सोच रहा था। वह बाहर के कामों में व्यस्त था और उसके पास दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अब जब वांग दाफू का मामला सौंप दिया गया था, तो हुआन फेंग को बाकी मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गुओ मिंगन के परिवार का मामला पूरी तरह से हल हो गया था, इसलिए हुआन फेंग के मन में वापस जाने का विचार आया। आप कल वापस जा रहे हैं? जब हुआन फेंग ने गुओ मिंगन को अपने विचार बताए, तो गुओ मिंगन थोड़ा हैरान और थोड़ा निराश हुआ। इस बार घर पर दुर्घटना होने के कारण, साथ ही गुओ मिंगन ने पहले कभी छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया था। काम हमेशा बहुत थका देने वाला होता था, इसलिए गुओ लियांग ने गुओ मिंगन को लंबी छुट्टी दे दी। ये छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई थी और हुआन फेंग अभी भी यहाँ था, इसलिए गुओ मिंगन ने जियांग प्रांत में जल्दी जाने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि गुओ मिंगन को यह उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग पहले वापस जाने का प्रस्ताव रखेगा। गुओ मिंगन ने इसके बारे में सोचा और वास्तव में उसे यह अजीब नहीं लगा। आखिरकार हुआन फेंग उसकी मदद करने आया था। उसके विपरीत वह अभी भी घर जा सकता था, लेकिन अब घर का मामला सुलझ चुका था। हुआन फेंग वापस जाना चाहता था, इसलिए इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं थी। हाँ, मुझे बाहर आए हुए काफी समय हो गया है, अब वापस जाने का समय आ गया है। उसने सोचा कि गुओ मिंगन वांग दाफू के बारे में चिंतित है, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, वह वांग दाफू शायद बाहर नहीं आ पाएगा। अगर वह बाहर भी आ जाता है तो उसके पास तुम्हारे परिवार से बदला लेने की क्षमता नहीं होगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुओ मिंगन ने सिर हिलाया। दरअसल उसे भी इस मामले के बारे में पता था। आखिरकार वांग दाफू, महानिदेशक लियू और अन्य सभी स्थानीय लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता तो निश्चित रूप से समाचारों में इसकी सूचना दी जाती। इसलिए गुओ मिंगन ने पहले ही टेलीविजन पर यह खबर सुन ली थी। बेशक उसके माता पिता को भी इस खबर के बारे में पता था। हालांकि उन्हें इस मामले में हुआन फेंग की भूमिका के बारे में पता नहीं था। हालांकि इसने गुओ मिंगन और उसके परिवार को हुआन फेंग के प्रति आभारी होने से नहीं रोका। आखिरकार गुओयोन को हुआन फेंग ने ही बचाया था, यही काफी था। धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। गुओ मिंगन ने हुआन फेंग से कहा, क्या तुमने मुझे पहले ही धन्यवाद नहीं दिया? हुआन फेंग मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा हम दोस्त हैं, इसलिए यह उचित है कि हम तुम्हारी मदद करें। हाँ, हम दोस्त हैं। गुओ मिंगन को नहीं पता था कि उसे हुआन फेंग की बात सुनकर खुश होना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआन फेंग ने उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया था, इसलिए उसने उसकी मदद की थी, अन्यथा अपनी खुद की क्षमताओं के साथ।
वह निश्चित रूप से अपने भाई को नहीं बचा पाती। हालांकि गुओ मिंगन सिर्फ हुआन फैंग की दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी, उसे उम्मीद थी कि उनका रिश्ता और भी करीब होगा, इसलिए वह थोड़ी निराश हुई। हालांकि गुओ मिंगन सिर्फ हुआन फैंग की दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी, उसे उम्मीद थी कि उनका रिश्ता और भी करीब होगा, इसलिए वह थोड़ी निराश हुई। जब गुओ मिंगन के माता पिता को पता चला कि हुआन फैंग कर जा रहा है, तो उन्होंने हुआन फैंग को कुछ समय के लिए रुकने के लिए कहा। हालांकि ये देखते हुए कि हुआन फैंग वास्तव में जा रहा था, वे कुछ और नहीं कह सकते थे। हालांकि रात में उन्हें एक शानदार डिनर बनाना चाहिए। गुओ मिंगन के वर्तमान काम के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर थी, इसलिए हुआन फैंग के अभ्यास के लिए कुछ शानदार भोजन बनाना मुश्किल नहीं था। मेज पर गुओ योंग ने हुआन फैंग को धन्यवाद देने के लिए एक पे का इस्तेमाल किया। उसके बाद गुओ मिंगन के पिता हुआन फैंग के साथ खूब शराब पीने गए। गुओ मिंगन की मां हुआन फैंग को और अधिक पीने के लिए मनाती रही। और खाओ, वैसे भी ये भोजन। गुओ मिंगन के परिवार के लोग बहुत उत्साही थे। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खाने की मेज पर आपने जिस तरह से हुआन फैंग को देखा, उसमें कुछ गड़बड़ थी। भोजन के बाद हुआन फैंग और गुओ मिंगन के पिता बातें कर रहे थे, जबकि गुओ मिंगन अपनी माँ के साथ रसोई में बर्तन धो रही थी। गुओ मिंगन ने खाने की मेज पर अपनी माँ के हुआन फैंग को देखने के तरीके और उसके व्यवहार के बारे में सोचा। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। मुझे क्या हो गया है? गुओ मिंगन की माँ की आंखें झपकने लगी, लेकिन वह बहुत जल्दी ठीक हो गई। लेकिन गुओ मिंगन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हुआन फैंग ने हमारे परिवार की बहुत मदद की है, मैं उसे ज्यादा खाना खाने की सलाह देता हूँ। ज्यादा शराब पीने में क्या बुराई है? ये सच है। गुओ मिंगन ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। आखिरकार हुआन फैंग ने उनके परिवार की बहुत मदद की थी। उसकी माँ का ज्यादा उत्साही होना सामान्य बात थी। गुओ मिंगन को भी पता था कि उसकी माँ में एक बड़ी खामी है, वह उन अमीर लोगों से बहुत ईर्ष्या करती थी। और पिछले कुछ दिनों में उसकी माँ ने हुआन फैंग की स्थिति को भी समझ लिया था। ये जानने के बाद कि हुआन फैंग कई कारखानों और कंपनियों के साथ एक अरबपति था, हुआन फैंग के लिए उसके असामान्य उत्साह पर आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं थी। गुओ मिंगन को भी पता था कि उसकी माँ में एक बड़ी खामी है, वह उन अमीर लोगों से बहुत ईर्ष्या करती थी। और पिछले कुछ दिनों में उसकी माँ ने हुआन फैंग की स्थिति को भी समझ लिया था। ये जानने के बाद कि हुआन फैंग कई कारखानों और कंपनियों के साथ एक अरबपति था, हुआन फैंग के लिए उसके असामान्य उत्साह के बारे में आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं थी। वैसे यहाँ सूप का एक कटोरा है, इसे मैंने खास तौर पर बनाया है, इसे पीकर अपने शरीर को तरोताजा कर लो। एक और कटोरा भी है, तुम इसे बाद में हुआन फैंग के पास ले जा सकते हो। गुओ मिंगन की माँ ने गुओ मिंगन से कहा, माँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है, मैं इसे आपके और पिताजी के लिए पीने के लिए छोड़ दूंगा। गुओ मिंगन ने मना कर दिया, तुम्हारे पिताजी और मैं कभी भी शराब पी सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते, भले ही तुम बाहर रहो। मुझे ये भी पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम्हारे लिए अकेले रहना आसान नहीं है। जब तुम वापस आओगे तो क्या तुम्हें पूरक आहार नहीं दिया जाएगा? गुओ मिंगन की माँ ने कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर गुओ मिंगन का दिल भर आया। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सूप का कटोरा उठाया और धीरे धीरे अंदर का सूप पी लिया। गुओ मिंगन की माँ अपनी बेटी को देख रही थी। जब उसने देखा कि उसने सारा सूप खत्म कर दिया है, तो उसे राहत मिली और उसके बाद ही वह सामान्य हुई।